A man with many badges on his shoulders, one of the India's most highly decorated officers, ex-NSG, Cobra, CRPF, Mr. Asheron sir. अब तक का सबसे दिल दहलाने वाला इंसिडेंट जो मेरा पहला एनकाउंटर था उसमें मैं बाल बचा था। मेरी हाइट कम थी, 5'11" या 6 फीट होती तो मेरा हेडशॉट लग चुका होता। और उसी ऑपरेशन में क्या होता है कि एक नक्सली की आंतड़ियाँ बाहर आ गई थी, तो मैंने आंतड़ियाँ हाथ से भर दी उसके अंदर पेट में। 26/11 जब हुआ था, वो क्या माहौल था? जब ये मुंबई अटैक्स हुए थे, इंडियन मशीनरी वाज पैरालाइज, समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ करना क्या है। सबसे बेस्ट गन जब आप ग्लासेस पहनते तो उसके पीछे स्कैनर लगा होता है, तो यू मीन टू से जो गैजेट है उसी में एक्सरे मशीन लगी हुई है, उसी में। हाँ, वो आप स्कैन जेम्स बॉन्ड वाला है। प्रैंक्स वगैरह भी तो सर। दिसंबर में फुल सर्दी कोहरा पड़ रहा है, हॉल में बिठा दिया, पंखे चला दिए, सारे कपड़े उतरवाए, पानी लाए और हमारे ऊपर डाल रहे। मेरी कमर के ऊपर पानी इस तरह की आवाज आती। हम बैठे हुए नीचे इस पोजीशन में, किसी का पेपर नीचे हो गया ना, उसको सर के बल टिका देंगे। लोगों ने वहीं बैठे बैठे टॉयलेट की। भूत प्रेत वगैरह कुछ ऐसे कभी आपने देखा भूत को परेशान कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो ट्रैवल कर रहे थे और फ्लाईओवर के ऊपर में सारी गाड़ियाँ उनकी रोक रही थी। और तो जब कारकेड मूवमेंट हो रहा होता है तो कारकेड शुड नॉट स्टॉप, ठीक है, और कारकेड बीच में रुक रहा है तो इट्स नॉट। लास्ट बार सर खुल के कब हंसे थे? जो यंगस्टर्स आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपको सोने का नहीं मिलेगा उस टाइम। ये थोड़ी आप पलक झपकोगे आप। अभी तो ट्रेनिंग है तो यू कैन ब्लिंक योर आई, राइट, यू कैन टेक अ नैप, बट लेट्स से कोई ऑपरेशन सिनेरियो आ गया तो वहाँ आप कैसे करो? यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूज मेरी आंख लग गई। तो यार परेशान हो, पर परेशान इतना हो कि उससे आप सीख के आप आगे बढ़ो। आप कमांडो हो या स्पेशल फोर्सेस में तो आपको डरने की जरूरत नहीं। नो, डर जरूरी है। डरोगे नहीं तो फिर यार खुद आप मारे जाओगे। Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकोड़े, वो भी बारिश के बिना। बारिश। पकोड़े। बारिश। अब राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। सर आपके अकॉर्डिंग एक टेररिस्ट को क्या पुश करता है टू डू ऑल दीज अटैक्स एंड ऑल? आई थिंक उसके लिए मल्टीपल रीजंस होते हैं। इवन चाहे आप नक्सलाइट को ले लो, नक्सलाइट का चलो मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि कोई आदमी नक्सली कैसे बन जाता है। लेट्स से कि मैं किसी गांव में रह रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास कोई काम धाम तो है नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसे कुछ है नहीं। नॉर्मल जैसे पेट भरते आ रहे हैं माँ बाप, वैसे हम भर रहे हैं अपना, जंगल से काट लिया, कुछ कर लिया। गाँव में किसी से लड़ाई हो गई, कोई इज्जत है नहीं, पीट पाट दिया किसी ने, ठीक है। नक्सली आए, देखा कि हाँ ये लड़का ठीक लग रहा है, इसको वेपन दे दिया। अच्छा, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन, ठीक है। हो सकता है कि किसी का ब्रेन वॉश किया कि अरे यार तुम क्या ज़िंदगी जी रहे हो, ये तुम्हारे यहाँ से ये जा रहा है और तुम कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें लड़ना चाहिए। मतलब दिस इज अदर वे ऑफ। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कश्मीर वाला तो एक वो हो गया कि उनका ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है, एक तो रिलीजन को लेकर, ठीक है। फिर दूसरा ये कि भाई वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, और ये जो भी है, मतलब देयर मल्टीपल रीजन। और कुछ लोगों के साथ क्या हो गया कि उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को मरते हुए देख लिया है, ठीक है, मरे किसी और रीजन से, बट उनको पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि भाई इन्होंने मारा है, राइट। बिकॉज थिंग इज दैट कि एक ही इंसिडेंट को देखने के लिए डिफरेंट वैंटेज पॉइंट हो सकते हैं। और एक ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये चीज़, मतलब लेट्स से कि ये आपको स्क्रीन दिख रही है तो ये थोड़ी कि यहाँ से ऑरेंज दिख रहा है डजंट मीन पीछे से भी ऑरेंज दिख रहा हो। माई पॉइंट इज दैट कि फिर वो ब्रेन वॉशिंग वाला वो सिस्टम है, तो वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, दे बिकम मोटिवेटेड कि। और फिर आजकल तो वो भी जुड़ गया है ना कि वो ग्लैमर वाली चीज़, मैं फेमस हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, उस टाइप से वो चीज़। मतलब वो नक्सलाइट उसमें नहीं है इतना, कश्मीर वाली साइड है कि भाई मैं फेमस हो गया हूँ, मुझे लोग पूछ रहे हैं, उस टाइप से। तो दैट हैज़ ऑल्सो बिकम अ थिंग। बाकी रहा जो फॉरेन वाले जो बाहर के टेररिस्ट आते हैं, और वो उनका तो यार वो सिंपल रीजन वाला है, वो तो दे आर मोटिवेटेड विद दैट। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग पीपल कैन डू। या रिलीजन इज अ इनेबलर, ठीक है ना, एक वो जीने का तरीका सिखाता है, मरने और मारने के लिए नहीं है वो। कोई भी रिलीजन हो गया, इरिस्पेक्टिव, मैं किसी का वो नहीं कर रहा ना। तो रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और आप क्या कर रहे हो आप उस चीज़ का, ठीक है ना। आप ये ज़िंदगी जो ना, आप आगे की ज़िंदगी और पीछे ज़िंदगी के बारे में क्यों पढ़े हुए हो?
इसको अच्छा बनाओ। तो ये चीज़ देखनी चाहिए लोगों को, बट लोगों का ब्रेन वॉश इस लेवल तक हो रखा होता है कि ये चीज़ें मतलब इस तरह की बातें उनको समझ नहीं आती, अच्छी नहीं लगती है। वो इसमें सर आपको लगता है कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन टर्म्स ऑफ जो इन बेसिक माइंडसेट को मैनेज करने के लिए? यार एजुकेशन कुछ लिमिट तक रोल प्ले कर सकती है, बट आई डोंट ज़्यादा थिंक सो नहीं। एजुकेशन। आई हैव सीन पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड, इवन जो आप फेमस टेररिस्ट ले लो, ये गाजी बाबा, ये तो पढ़े, और हाँ ओसामा बिन लादेन, हाँ हाँ, यार वो तो इंजीनियर, इंजीनियर हाँ थे वो इंजीनियर यार। थे। तब बताओ कि एजुकेशन क्या हेल्प कर रहा है। आई होप यू गॉट द आंसर राइट। तो एजुकेशन इज नॉट द सोल्यूशन, बट आई थिंक लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग मर रहे हैं ना किसी भी कॉज के लिए, वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलना है। राइट। जिन लोगों को मिलना है ना, उन लोगों को कुछ नहीं नुकसान हो रहा, उनको सब कुछ मिलेगा। दे एंजॉइंग देयर लाइफ लाइक किंग, और नीचे तबके के लोग मरते हैं और कुछ नहीं होता। सर टेररिज्म और टूरिज्म को एग्जिस्ट कर सकता है साथ में? कर रहा है ना कश्मीर में, मतलब चलो अभी थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई। हाँ। पहले टेररिज्म और टूरिज्म दोनों करते थे। क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि टेररिज्म या कोई भी, या नक्सलिज्म हो गया, तभी एग्जिस्ट कर रहा है कि तब लोकल सपोर्ट है। अब देख रहे लोकल सपोर्ट देख रहे हो आप कि टूरिस्ट को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी रोजी रोटी मर जाएगी। ठीक है ना? तो टेररिस्ट आर नॉट अटैकिंग टूरिस्ट, दे आर अटैकिंग ओनली फौज और जो भी है। तो सी द मतलब आयरनी कि दे वांट कि भाई इंडिया से अलग होना है, बट इंडियन टूरिस्ट को नहीं मार रहे हैं, इंडियन फौजी को मार रहे हैं बस वो। राज शरोन सर के बारे में कहा जाता है दैट अ मैन विद मेनी बैजेस ऑन हिज शोल्डर्स। सो सर कौन कौन से बैजेस आपके पास में हैं और उसका क्या मीनिंग और रिलेवेंस है? बैजेस बेसिकली क्या है कि आई विल से कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बिकॉज थिंग इज़ दैट कि शायद वो सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, मुझे मिली क्योंकि ड्यूरिंग माई टेन्योर ऑफ 10 years सर्विस में, तो मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह रही हैं अलग फोर्सेस के साथ, खुद की फोर्स के साथ ट्रेनिंग्स। तो उस चक्कर में मेरे को मतलब हमारे उसमें क्या रहता है फोर्सेस में कि इफ़ यू डू सम स्पेशलाइजेशन कोर्स या कुछ भी आप करते हो तो आपको यू गेट अ बैच कि, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप बहुत ही अच्छे उसके साथ आप करते हो तो यू ऑल्सो गेट गुड ग्रेडिंग्स ऑल्सो। तो नो डाउट ट्रेनिंग्स ऐसा नहीं है कि भाई कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन गो एंड डू द ट्रेनिंग। तो उसके लिए पहले वो ये कि यू हैव टू बी मोटिवेटेड, बिकॉज थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि जस्ट आपको करना है वो ट्रेनिंग की बस बीइंग ऑफिसर, और थोड़ा सा ये हो कि आप मोटिवेटेड है तो आप चाहोगे कि आप अच्छा करो उसमें। तो उसके लिए फिर आपके एफर्ट्स और मेहनत लगती है। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरी जो 10 साल की सर्विस है तो उसमें से अराउंड मेरे 1.5 से 2 साल सिर्फ ट्रेनिंग्स में निकले, स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स में। अच्छा। तो बैक टू कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मेरा, इवन हमारा एक वो भी आया था, एक क्रॉस फोर्सेस ट्रेनिंग थी हमारी पैरा के साथ, जो नाहन में फर्स्ट पैरा का जो है वहाँ पर हमारा पैरा प्रोबेशन के लिए हमें भेज रहे थे वहाँ पर। तो आई वाज द वन हु गॉट सिलेक्टेड, मतलब नॉट सिलेक्टेड, माय CEO सेड कि यू आर द यंग ऑफिसर, यू विल गो। बट मेरी क्या कहते हैं उस टाइम एंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड। तो आई आस्क्ड माय CEO कि सर इसमें मत भेजो, कि उससे पहले मैं ग्राउंड्स करके आया था। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैं ग्राउंड्स करके आया था। तो मतलब माय पॉइंट इज दैट कि अपॉर्चुनिटी मैं पैरा वाला भी कर लेता, वो किसी और रीज़न की वजह से नहीं जा पाया, अदरवाइज आई कुड हैव डन दैट ऑल्सो। और उसके बाद फिर एक आर्मी का एक जंगल वॉरफेयर का स्कूल है वारंगटे में, मिज़ोरम में शायद, हाँ, तो वहाँ पर भी आई हैव डन द ट्रेनिंग। तो इस तरीके से मतलब थिंग इज़ दैट कि बहुत जगह डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह करके, थिंग इज़ दैट कि कोरबा न्यूली रेस थी, जब कोई नई चीज़ बना रहे होते हो तो यू कीप ऑन टेकिंग गुड थिंग्स फ्रॉम एवरी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइप से। तो आपके क्रॉस ट्रेनिंग्स चलते रहते हैं, तो ताकि आप अच्छी चीज़ें वहाँ से लाओ और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करो। आई थिंक इट्स अ गुड वे ऑल्सो टू लर्न फास्ट, राइट। आप खुद अपने घर में बैठ के आपस में वो सीखोगे तो इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे, आप किसी और के पास जाके सीखोगे तो ज़्यादा हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो गई, कोबरा हो गया, ग्राउंड्स हो गया, और वारंटी वाला तो मैंने खैर लगाया भी नहीं बैच उसमें यूनिफॉर्म में, बिकॉज जगह नहीं थी। और फिर एनएसजी में बहुत सारे कोर्सेज़ किए मैंने,
और हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी होती हैं फॉरेन फोर्सेस के साथ, जैसे मेरा था यूके के रॉयल मरीन्स के साथ। मेरे टाइम में कोविड आ गया, अदरवाइज़ हमारा बाहर जाने का भी था, जर्मनी की और फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस के साथ, उनके साथ भी था हमारा, बट दैट कुडंट मटेरियलाइज बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो ये कि वो थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, अदरवाइज और भी बहुत सारे कुछ एक्युलेट्स मिल सकते थे। बट थिंग इज़ दैट कि पहले जब मैं स्टार्टिंग में जाता था ट्रेनिंग्स के लिए, तो आई यूज्ड टू से कि यार कहाँ यार क्यों इतना कर रहा हूँ मैं, बट लेटर आई रियलाइज कि समवेयर यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू आर लर्निंग, राइट। तो आपका यू आर इवॉल्विंग, तो उस तरीके से चलता रहता है। तो इनिशियली लगता है कि हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों दौड़ रहा हूँ, क्यों मतलब मैं अपनी नींदें ख़राब कर रहा हूँ अपनी, बट इन द एंड व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक देन यू सी कि नहीं यार जो था अच्छा था। सो सर जैसे NSG, CRPF, देन कोबरा, तो एक बेसिक डिफरेंस क्या रहता है तीनों फोर्सेस? ओके, कोबरा क्या है कि इज़ अ स्पेशलाइज यूनिट और यू कैन से स्पेशल फोर्स ऑफ CRPF। हाँ, तो जब मैं बेसिक ट्रेनिंग में था तो मैं बेसिक ट्रेनिंग से डायरेक्ट कोबरा में गया था। अच्छा। मैं CRPF में नहीं गया, पर आप वही कह सकते हो कि कोबरा इज़ अ पार्ट ऑफ CRPF। तो मैंने मतलब कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो CRPF की जो वर्दी है खाकी, मैंने कभी नहीं पहनी। मेरे 10 साल की सर्विस में मैंने कभी खाकी पहनने का मौका नहीं मिला। कोबरा का पहना मैंने, फिर उसके बाद NSG का पहना, तो उसी में मेरा वो रहा है। तो CRPF से ज़्यादा उन्हें, हाँ, कोबरा और NSG में डिफरेंस ये है कि कोबरा का जो मैंडेट है दैट इज़ फॉर जंगल वॉरफेयर, और जो NSG का मैंडेट है दैट इज़ फॉर अर्बन वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म वाला। ओके। हाँ, तो ये एक मोटा डिफरेंस है। तो उसी मैंडेट की वजह से वेपन प्रोफाइल चेंज होता है, आपका ऑपरेट करने की टैक्टिक्स चेंज होती है। बिकॉज थिंग इज़ दैट कि आप सीधा से, मैं मोटी सी आम भाषा में बोलूँ कि अगर आपको राजस्थान में रहना है, जैसलमेर साइड रहना है, जाना है घूमने, तो आप अलग तरीके से तैयारी करके जाओगे। अगर आपको गोवा घूमने जाना है तो आप अलग तरीके से तैयारी करोगे, राइट। तो इस तरह का डिफरेंस है मोटा मोटा। सर जैसे कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब आप ग्लासेस पहनते हो तो उसके पीछे स्कैनर लगा होता है तो मतलब जस्ट मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट ये होता है ऐसा कुछ, मतलब आजकल कुछ भी हो सकता है, टेक हैज़ गॉन सो फार कि जैसे बिकॉज आप इतने हाईली प्रोटेक्टेड लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे गैजेट्स रिक्वायर्ड भी होते हैं समटाइम्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस कि आपने पहन रखा है और सामने से कोई आ रहा है तो आपको पता है कि हाँ कुछ रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो यू मीन टू से कि उस जो गैजेट है उसी में एक्सरे मशीन लगी है, उसी में, हाँ, वो आप स्कैन कर जेम्स बॉन्ड वाला है। जेम्स बॉन्ड वाला नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आई नो टेक हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट इस तरह की टेक अभी इस चीज़ में नहीं आई है अभी तक। वो जेम्स बॉन्ड और शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी वो? हाँ, वो बादशाह, राइट, जिसमें सब कुछ हाँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मैं उसी पे ही आ रहा था। नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी वी आर यूजिंग नॉर्मल गॉगल्स, तो उसमें वो है। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि लेट्स से कि हम उसको यूज भी करें, तो लेट्स से भाई फेस स्कैनिंग वगैरह के लिए उसके लिए, राइट, तो उसके लिए फेस डिटेक्शन वाली टेक्नोलॉजी अभी इतनी इंडिया में उतनी वो नहीं हुई है इवॉल्व, तो वो है। सर जितना अभी इंडिजिनस जो वेपन्स हैं अपने इंडिया के वो जितना यूज़ हो रहे हैं अभी फोर्स में एज कम्पेयर टू फॉरेन वेपन्स जो है। ओके, जो इंडिजिनस वेपन था इंडिया का, आई से कि जो इंसास था, इंसास आपने देखा होगा, वो आया था 90s में आया था वो, तो दैट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वेपन उस टाइप से। अच्छा। हाँ, वो इतना अच्छा वेपन नहीं है, उसमें ऑपरेशनली उतना अच्छा नहीं है बिकॉज रोक वगैरह पड़ जाती है और उतना वर्सेटाइल नहीं है। तो अभी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट थिंग इज दैट कि वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन वेपन्स इन इंडिया। हाँ, ये हुआ है। पहले हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे, अब वो नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बट थिंग्स आर इंप्रूविंग। बट अभी तक वही है कि हमारी डिपेंडेंसी अभी फॉरेन उसमें ही है। बट अभी हमने AK-203 करके, वो इंडिया का खुद का है, वो किया है हमने। बट उससे पहले मैंने एक वेपन के ट्रायल में था, एक घातक करके आया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया था, शायद त्रिची ने बनाया था। सो वो भी ऐसी था वेपन, तो उसको हमने नहीं किया था। तो शायद 203 मेरे बाद में आया है, उस टाइम के उसके ट्रायल्स वगैरह चल रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि 203 अच्छा है, इट्स लाइक मोर और लेस लाइक AK ओनली। अच्छा, हम ऐसे ही बता रहे हैं, बट आई डोंट नो कि ऑपरेशनली कितना अच्छा है, बिकॉज आई नेवर यूज्ड इट और नेवर सीन दैट वेपन। तो बाकी बाहर के वेपन क्या है कि
अभी एटलीस्ट स्पेशल फोर्सेस तो सब बाहर के वेपन ही यूज़ कर रही हैं, और इंडिया के में भी आने शुरू हो गए हो तो मुझे पता नहीं, बट जैसे मतलब देखे तो मैं हैकलर कॉच हो गया, ग्लॉक हो गया और सिग हो गए, तो सारे बाहर के ही हैं, तो वही सारे हम यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लाइक व्हाट इज द एक्चुअली सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे होता है एनएसजी में जाने के लिए? एनएसजी में सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहले आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। किसी भी स्पेशल फोर्सेस का मूल मंत्र यही है कि यू हैव टू वॉलंटियर। ठीक है। नोबडी विल से कि अरे आपको ज्वाइन करना, नो, यू हैव टू से कि मुझे ज्वाइन करना है, बिकॉज थिंग इज दैट कि वहाँ जो काम ऐसा है वहाँ से फिर आपको बैकआउट नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन जो है वो है दैट इज यू हैव टू फिल द वॉलंटियर फॉर्म एंड यू हैव टू कम एज अ वॉलंटियर। देन उसके बाद आपका प्री सिलेक्शन या आप कह सकते हो कि स्क्रीनिंग टाइप्स होता है, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं, बहुत मतलब माइनर से ही है, मिनिमम से स्टैंडर्ड से वो अचीव करना है आपको। फिर आपका मेडिकल्स होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और देन उसके बाद ट्रेनिंग, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ट्रेनिंग्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मॉड 1 और मॉड 2। तो मॉड 1 होता है आपका 8 वीक की ट्रेनिंग के बाद, और मॉड 2 होता है 12th वीक में। तो मॉड 2 जाने के लिए आपको मॉड 1 क्लियर करना ज़रूरी है, यहाँ फेल हो जाता है यू गो बैक टू योर यूनिट, उस टाइप से। और इसका ये रहता है कि मेरे टाइम में जब मैं प्रोफेशन कर रहा था तो अराउंड 600 के करीब लोग थे मेरे साथ, और जब हम पास आउट हुए थे अराउंड 367 या 267, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर। तो इतने लोग पास हुए थे। तो मॉड 1 में काफ़ी फेल हो गए थे, मॉड 2 में फेल हो गए थे। तो लोग फेल होते हैं, फिजिकल में फेल होते हैं, फिजिकल में कम होते हैं, हाँ फिजिकल में भी होते हैं, फायरिंग में फेल होते हैं। तो फायरिंग की प्रैक्टिसेस और जो वहाँ टाइम फायर, स्ट्रेस फायर, ये सब चलता है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो नाइट फायर भी होता है, तो हर आप पास नहीं कर पाते, स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाते, तो आप फेल। एक इवेंट में फेल। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आप 2-3 में फेल हो गए तब आपको फेल घोषित करेंगे, नो, फेल इन फेल, बस बात खत्म। तभी 70-80% लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, बात वही है ना कि अब ऐसा नहीं ना कि ठीक है मैं फिजिकल में इसी इवेंट में फेल था, हाँ, और फायरिंग में उसी इवेंट फेल था, चलो ठीक है इसको, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी इवेंट में आप 1 नंबर से फेल हैं तो फेल हो आप, पूरा फेल हो आप, उसमें कोई वो रिहाइश नहीं है कि भाई 1 नंबर से फेल है चलो अंदर कर दो, कोई नहीं। आपको तुरंत मूवमेंट ऑर्डर मिलेगा, नेक्स्ट डे आप निकल सकते हो आप। अच्छा। हाँ, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड उस टाइप से। सर जैसे अगर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस की बात करें तो 26/11 जब हुआ था, सो इधर ताज मुंबई के अंदर में अटैक चल रहे थे, और जब इंफॉर्मेशन यहाँ से पास ऑन हुई टू मानेसर एनएसजी कि अब एनएसजी का रोल आ रहा है, तो वो क्या माहौल था या क्या किस तरीके से वो, बिकॉज दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, क्योंकि हमने उससे पहले तक ऐसी कोई चीज़ें देखी ही नहीं थी, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे हैंडल होती हैं सब चीज़ें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस ऑपरेशन पार्ट नहीं था, बट जो भी मैंने सुना है, जब एनएसजी में रह के देखा है मैंने, तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। जो ये मुंबई अटैक्स थे, दीज अटैक्स वर वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। उसके बाद बहुत ओवरहॉलिंग हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी का, बिकॉज आप देखेंगे जब ये मुंबई अटैक्स हुए थे, आवर इंडियन मशीनरी वाज पैरालाइज, समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ करना क्या है, कैसे करना है। बिल्कुल। अब मुंबई का लो, मुंबई पुलिस हैज डन वेरी गुड जॉब, बट थिंग वाज दैट कि आफ्टर वन पॉइंट थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल, समझ नहीं आ रहा था। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ताज वाला इंसिडेंट था, वहाँ पर मार्कोस ने संभाल रखा था मोर्चा। अच्छा। मार्कोस वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ओके। वो उनकी न्यूज़ बाहर नहीं आई। हाँ, नहीं आई, मैं आपसे मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, पर थिंग वाज दैट कि मार्कोस का थोड़ा नंबर था नहीं। अच्छा, ओके। उनकी शायद 1 या 2 प्रहार थी, वो ऑपरेट कर रही थी। ओके। थिंग इज दैट कि अटैक तो कई जगह हो रहे थे ना, मल्टीपल, वो तो सिर्फ ताज में लगे हुए थे। ओके। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एनएसजी के साथ दिक्कत क्या होगी कि एनएसजी गई है 2 या 3 दिन बाद। हाँ, शायद 2 दिन बाद गई थी। हाँ, वो गवर्नमेंट डिसाइड ही नहीं कर, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी, बट थिंग इज दैट कि वो डिसीजन नहीं ले पाए कि कब भेजना है, कैसे भेजना है, तो उस चक्कर में बहुत डिले हो गया। जब एनएसजी गई है फिर तो ऑपरेशन का क्लोजर ही हो गया था। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो पहले ही क्लोजर हो गया था, एनएसजी ने किया है वहाँ पर काम जाके, बट पॉइंट इज दैट कि इतना जो नुकसान हो सकता है वो कम हो सकता था। राइट। मैं आई वॉज पार्ट ऑफ, हमारी कार रैली हुई थी, एनएसजी की कार रैली हुई थी, तो हम
ऑल ओवर इंडिया उसमें गए थे लोकेशंस में। तो हमारा एक ताज की जो लोकेशन है वहाँ पर भी हमारा वो था, इवेंट था। तो ताज जो लोग थे उन्होंने हमें घुमाया था कि यहाँ इनकाउंटर हुआ था ये सब। तो वी हैव विजिटेड दैट प्लेस। तो इट वाज अ गुड नॉस्टैल्जिक टाइप्स था। और दे रिस्पेक्ट जो ताज वाले हैं, दे मतलब दे वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर अस कि एनएसजी और वो है। तो दे हैव इक्वली हाई रिगार्ड्स फॉर मार्कोस ऑल्सो कि मार्कोस ने बहुत अच्छा काम। द थिंग इज दैट कि एनएसजी का इसलिए आ गया कि उतर रहे हैं वो वीडियोस वगैरह वायरल हो गई। अदरवाइज वो वीडियो नहीं बनता तो किसी को नहीं पता चलता। मार्कोस का क्या है कि वो पहले अंदर चले गए मीडिया के आने से पहले, इसलिए मार्कोस को ज़्यादा पता नहीं चल पाया। और स्पेशल फोर्स में यही होता है कि दिख गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई आपको बताएगा नहीं कि हमने ऐसा किया। तो इस तरीके से वी ऑपरेट। और माहौल ये रहता है कि अब तो चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। पहले तो मुझे लगता है कि ट्रूप्स रेडी हैं, जाना है नहीं जा। आपने वो मूवी देखी होगी शायद ना, SAS की मूवी है जो स्पेशल एयर सर्विस की मूवी है, जिसमें ईरान एम्बेसी वाली जो हो जाता है, हाईजैक हो जाती है UK में। 6 days करके है शायद, कुछ मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो SAS ने ऑपरेट किया था। तो उसमें क्या होता है, SAS ने ऑपरेट करती है उसमें, मूवी का थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो वो पहले मॉक ड्रिल कर रहे होते हैं, उसका पूरा खाका बना के एम्बेसी का, उसमें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उनको बोलते हैं हाँ आपको जाना ऑपरेशन, तैयार बैठे होते हैं, नहीं अभी नहीं जाना, आपको जाना है नहीं जाना, ऐसे कर करके एनर्जी के साथ भी ऐसे हो रहा था। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है, राइट, टेंस्ड और फ्रस्ट्रेटिंग कि आप तैयार भी हैं और वहाँ जाना भी है, और तैयार होते हैं फिर रुक देते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो वो था। एंड आई थिंक आवर फोर्स हैव डन वेरी वेल। जो भी उनको मौका मिला दे, एंड आई हैव इक्वली रिस्पेक्ट फॉर मुंबई पुलिस ऑल्सो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोग बहुत अच्छे ने, दे हैव गिवन देयर बेस्ट। एंड आई थिंक उसके बाद अगर ऐसी कोई मूवमेंट आती है तो आई थिंक अब इतनी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज उसके बाद आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कमिटी। और कमिटी ने बोला था कि हर स्टेट का अपना एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो बहुत स्टेट ने नहीं रेज किया, कुछ स्टेट्स ने कर लिया, जैसे आंध्र तेलंगाना ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र के पास फोर्स 1 है, आंध्रा के पास वो है ऑक्टोपस, उनकी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट कह सकते हो आप, पुलिस की यूनिट है। और लेट से आंध्रा तेलंगाना में कुछ होगा तो दे विल एक्ट फर्स्ट। एनर्जी के भी हब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, 5-6 हब्स हैं। अब तो काफी हो गए हब्स हैं। दे विल एक्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बट लेट से कि स्टेट का खुद का है, सो फर्स्ट दे विल गो, उसके बाद एनर्जी विल गो। तो इस तरीके से अब अभी चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है। एंड अब रूल की क्लैरिटी है कि किसको क्या करना क्या नहीं करना, तो वो है। ऑपरेशंस की सर बात करें तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब के अंदर में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो ट्रैवल कर रहे थे और फ्लाईओवर के ऊपर में सारी गाड़ियाँ उनकी रोक दी गई थी, और वो कुछ तो हुई थी सारी चीज़। तो SPG एनर्जी ने पूरा SPG ने किया, हाँ, पूरा किया था। तो वो क्या चूक हुई सर सिक्योरिटी में? देखो, आई वॉन्ट कमेंट ऑन द चूक की क्या चूक हुई। सिक्योरिटी का मुझे लगता है उसमें कोई रोल नहीं था। दैट वाज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ अ लाइसेंस विद SPG और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज थिंग इज दैट कि जब PM जा रहा है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल है कि भाई उसको ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा, कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ टाइप से डिस्टर्बेंस नहीं होगी, राइट। तो आई डोंट नो कि वो PM का ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है। तो जब कारकेड मूवमेंट हो रहा होता है तो कारकेड शुड नॉट स्टॉप। ओके, कारकेड चलता रहना चाहिए। स्टॉप वहीं पर होगा जहाँ VIP को उतरना है, प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर, ठीक है। और कारकेड बीच में रुक रहा है तो इट्स नॉट सेफ, ठीक है, बाय कंसिडरिंग द पोजीशन और द पर्सन जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ दैट वाज नॉट गुड। एंड आई वॉन्ट गो इनटू द रीजन कि ऐसा क्या हुआ था, बिकॉज आई डोंट नो कि बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पर, ठीक है। अब न्यूज़ कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बट जो भी रीज़न था, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रोटोकॉल जो होता है। नॉर्मल प्रोटोकॉल में ये होता है कि लेट्स से VIP को A पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है, ठीक है। तो VIP का कारकेड बीच में किसी C पॉइंट पर नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर वो VIP ने रुकवा है दैट इज सिक्योरिटी वॉल्यूशन, अगर वो किसी और रीजन से रुका है दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी वॉल्यूशन। तो उसमें फिर चेक कर, मतलब बाद में होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, देन फैक्ट फाइंडिंग वो सब बाद में होता है। तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते हैं। और जो लेट से कारकेड रुक गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो VIP गाड़ी को, VIP को उस कारकेड को प्रोटेक्ट करते हैं लोग। लेट से मैं एनर्जी में हूँ, लेट से मेरे VIP कारकेड रुक जाए तो ऑब्वियसली आई हैव टू कम आउट ऑफ माई कार और मुझे भी थोड़ा सर्विलेंस वगैरह देखना पड़ा। बट आई थिंक अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मोदी जी वाज एट अ सेफ लोकेशन। वो
उस फ्लाईओवर पे ऊपर थे, सो ऐसे किसी और की विजिबिलिटी में थे नहीं, और शायद कोई गांव का एरिया ही था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, हो गया तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सर जब ट्रेनिंग्स एंड ऑल करते हैं तो जस्ट फन के लिए है कि प्रैंक्स वगैरह भी तो सर फोर्सेस में आप लोग आपस में प्रैंक करने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, आपस में प्रैंक करने बेटर है सो जाए। प्रैंक जिंदगी में वो क्या इतना घमासान चल रहा होता ना उस टाइम में, तो बस आपको ये रहता है कि यार पनिशमेंट ना मिले। हाँ, आप कहीं पहुंच किसी लेट से कि मुझे कहीं जगह 10 बजे पहुंचना है किसी क्लास के लिए, मैं वहाँ पहुंचने में लेट ना हो जाऊँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एनर्जी प्रोफेशन का देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि हमारा क्या रहता है, मैं आपको नॉर्मल रूटीन बताता हूँ। सुबह पीटी के लिए आप 5:30 बजे पहुँचना होता है, ठीक है। तो 5:30 पहुँचने के लिए आपको करीबन 4:30 बजे उठना पड़ता है। 4:30 बजे उठते हो, इधर उधर छोटे मोटे काम वगैरह करके 5:30 बजे आप ग्राउंड में पहुँचते हैं वहाँ से। तो ग्राउंड इज़ अराउंड, ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो पास में है, अराउंड 600-700 मीटर टाइप से। वहाँ पहुँचते हो, वहाँ पीटी होती है आपकी, 1.5 घंटा पीटी चलती है। पीटी के बाद आपको यू हैव टू फॉल बैक टू योर मैस, ऑफिसर्स मैस, जहाँ आप खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे। तो वहाँ से हम पीटी ग्राउंड से भागते हुए आते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम है लिमिटेड, शायद आधा घंटा करीब है। तो वहाँ से दौड़ते हुए आएंगे, फुल स्पीड में दौड़ते हुए आएंगे, ताकि मैस में खाना खा के तुरंत हमें अपने बैरक्स में रूम में जाना है, बैरक्स में जाना है। वहाँ हमें यूनिफॉर्म चेंज करनी है, अपना जो नेक्स्ट क्लास है उसकी तैयारी करके हमें निकलना है। भागते हुए आएंगे, मैस में जो सामान मिला, लेट से किसी को अंडे मिल गया, सैंडविच मिल गया, भर लिए प्लेट, जल्दी जल्दी कप खाया। वहाँ से भागते हुए आए। पीटी टाइम में ऐसा हो जाता है कि हमारी पूरी स्वेटिंग वगैरह रहती है, मिट्टी विट्टी लग जाती है उसमें। जिसको नहाना है तो उसके पास 1 या 2 मिनट है नहाने के लिए। अच्छा, हाँ। पॉइंट इज दैट कि आपको नहा के तुरंत निकलना है, और तुरंत ऐसा है कि क्लास ऐसी नहीं कि यहाँ पर है, मतलब 200-300 मीटर 500 मीटर दूर, वो 1-2 किलोमीटर आगे जाके 2 किलोमीटर। हाँ, उसमें आपको फिर 18-20 kg का पिट्ठू लेके जाना है, वेट लेके फिर दौड़ते हुए जाना है। और बीच में कोई इसी टाइम में क्या होता है कि हम ऐसे करके जा रहे हैं दौड़ते हुए, उस्ताद मिल गया हमें, हमारा इंस्ट्रक्टर मिल गया। तो बोला साहब लोग आप लेट हो। और हाँ, एक चीज़ और है, यू हैव टू मूव इन अ ग्रुप। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि आप पहले आगे तो आप पहले चल, नो, ग्रुप में जाना। कोई अकेले मिल गया तो उसको तो भूत बना देंगे। अच्छा, हाँ। तो अगर आप ऑफिसर जा रहे हो, मतलब ऑफिसर अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, वो पहले पहुंच गए, जो भी है। अगर ऑफिसर जा रहे हैं, कोई जवान भी जा रहे थे, तो ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप से कोई इधर उधर मिला तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा। तो हम ऑफिसर जा रहे थे, तो हमारा उस्ताद मिल गया, साहब आप लोग लेट हो। हमें पता हम लेट नहीं है, हमारे पास टाइम है, बिकॉज ऐसा तो नहीं पहली बार जा रहे थे। नहीं साहब, मैंने कहा उस्ताद जी हम टाइम पर चल रहे हैं, पहुँच जाएंगे। नहीं साहब, वहाँ तो क्लास शुरू होगी। अब ठीक है, अब उस्ताद बोल रहा है वी कैन नॉट आर्ग्यू, राइट। तो हम रोड पर चल रहे थे, कह रहा घुटनों के बल हो जाओ आप। घुटनों के बल हो जाओ, हाँ, मतलब हाँ, फोल्ड करके, हाँ, नीज के ऊपर। और हमारे में 20 kg पिट्ठू लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा चलो अब, हाँ, घुटनों के बल। करीबन हम चले होंगे 100 मीटर। कह रहा साहब आगे से नहीं होना चाहिए, आज मैं घुटनों के बल चला, अगली बार कमर के बल चलाऊंगा। तो आप प्रैंक की बात कर रहे हो, तो प्रैंक तो ये इस तरह के प्रैंक्स होते हैं हमारे साथ। ये तो प्रैंक्स नहीं हो सर, ये तो और एक बार क्या हुआ था कि शायद कोर्स ने कुछ हुआ था। तो जो हमारा जो ऑफिसर था, इंस्ट्रक्टर था, जो उसको डीएस बोलते हैं, तो वो गुस्सा हो गया। तो उसने, दिसंबर का टाइम था जब मेरा प्रोबेशन चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, हमारे सारे कपड़े उतरवाए, ठीक है, वी वर इन शॉर्ट्स, और हमारे लकड़ी की डमी वेपन्स होते हैं, कह रहा उनको लेके आओ। हमें हॉल में बिठा दिया, पंखे चला दिए। दिसंबर में फुल सर्दी, कोहरा पड़ रहा है, पंखे चला दिए, टंकी का पानी लाए और हमारे ऊपर डाल रहे हैं, ठंडा पानी, फैन चला के। और आपको वेपन को इस पोजीशन में लेके बैठना है। हम बैठे हुए नीचे इस पोजीशन में, और किसी का वेपन नीचे हो गया ना, तो उसको सर के बल टिका देंगे। हाँ, तो ठंडा पानी डाल रहे हैं और फैन चला दिए, तो सब कांप रहे हैं, बट किसी का वेपन नीचे नहीं हो रहा है। और लोगों को पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब लोगों को टॉयलेट भी जाना है, तो ऑफिसर वास लेके जो टॉयलेट के लिए जाएगा ना, तो मेरी तरफ से वो कमांडो नहीं, ही इज फेल फ्रॉम माई साइड, उस टाइप से। तो लोगों ने वहीं बैठे बैठे टॉयलेट किया, पर उठे नहीं। तो ये रहता है। और मुझे पता है, लेट से हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं ऐसे करके ना,
मेरी कमर के ऊपर पानी आया, इस तरह की आवाज़ आती है, सामने वाला हंस रहा है, उसकी कमर पे आया फिर मैं हंस रहा हूँ, तो इस तरह का चलता है। ये सर अपने जैसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं फॉर अ कमांडो, लाइक जब आप कहीं पे अटक जाओ या कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो वो किस तरीके से साइकोलॉजिकली आप सामने वाले को जो है क्या कह सकते हैं उसको आप कि मैनेज कर सकते हैं कि टू हिट राइट हेयर, कि आप उसको माइंड सेट जैसे चेंज हो जाता है ना, कर देते हैं ना, तो ऐसा भी कुछ सिखाया जाता है? लेकिन नहीं, ऐसा तो हमें नहीं सिखाया जाता। टू बी फ्रैंक द थिंग इज दैट कि हमारे पास ना ही इतना टाइम होता है जो जंगल ऑपरेशंस में होते हैं, राइट। हमारे साथ कई बार हुआ है कि गांव के हम किसी क्रिटिकल ऑपरेशन में गए हुए हैं, कोई गांव वाला मिल गया, आई डोंट नो नक्सली है नहीं, गांव वाला मिल गया, हम उनको साथ में रख लेते हैं। फिर अच्छा, हम 2-3 दिन जब जंगल में रहेंगे तो हमारे साथ ही रहेंगे वो। अच्छा, बिकॉज थिंग इज दैट वी डोंट नो कि हम ऑपरेशन करने आए हैं, कोई सेंसिटिव उसमें है जगह में, और वो हमने छोड़ दिया उनको, वो हमें बता दे भाई यहाँ फौज आ रखी है। वो ऐसा हो सकता है हमारे ऊपर एम्बुश प्लान करते हैं, या हो सकता है कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दो वो एरिया से निकल जाए। तो इस तरह का रहता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको डिसेंसिटाइज करें या उनकी ब्रेन वॉशिंग करें। तो वो जैसे सपोज आपने उसको रख लिया अपने साथ में, अब वो आपके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, बाई चांस उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ वगैरह निकाल के आगे सिग्नल देने की कोशिश, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। थिंग इज दैट कि क्या कहते हैं, वो टीम के साथ ही चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं आगे पीछे चल रहा होता है, टीम के साथ चल रहा होता है, ऐसी कोई हरकत नहीं करता वो। ओके। उसे पता है कि फिर वो फिर अच्छे से धुलाई भी हो जाएगी उसकी, तो इस तरह उनको भी डर रहता है फिर। और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थिंग्स हैव चेंज नाउ, लोग भी नक्सलियों से परेशान हो गए। जो साफ सीधी बात यह है कि चाहे वो JNK की इंसर्जेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, या झारखंड मतलब LW वाला नक्सल वाली हो, ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब लोकल सपोर्ट रहता है। राइट। लेट्स से कि वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट इन जयपुर, राइट, कि यहाँ पर कोई लोकल कोई गैंगस्टर है या माफिया है, वो तभी यहाँ पर काम कर पाया जब उसके पास सपोर्ट है। ठीक है ना। लेट्स से किसी को US का कोई CIA का बंदा है, उसको यहाँ के ऑपरेट करना है, जब तो उसको लोकल सपोर्ट नहीं होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कैसे यहाँ पे काम कर लेगा? राइट। एज सिंपल एज दैट। तो जब तक जब मैं नक्सलियों की बात करूँ, तो जब तक गांव वालों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है या लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पर। फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं है उधर। वहाँ पर सपोर्ट है तभी चीज़ वो एग्जिस्ट कर रही है। सेम इज़ द केस विद JNK, सेम इज़ द केस विद नॉर्थ ईस्ट। तो ये है, अगर उस लोकल सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। तो थिंग्स हैव चेंज इन नक्सल, जो LW वाला एरिया है, तो पीपल आर फेड अप विद नक्सल बिकॉज थिंग इज दैट कि जो आइडियोलॉजी उससे लोग भटक गए, अब दे आर मोर मूविंग टुवर्ड्स दिस एक्सटॉर्शन और उस सब के लिए। तो वो पहले वाला मैंडेट रहा नहीं है उनका। तो थिंग्स आर चेंजिंग। और अब आप देखो कि जो स्पेशली झारखंड है वो तो कुछ पॉकेट्स में रह गया है जो नक्सलिज्म, स्पेशली जो बॉर्डरिंग एरियाज है। बाकी तो झारखंड इज ऑल क्लियर। जो आप झारखंड में आपको कुछ देखने को मिलेगा वो एक्सटॉर्शन वाला माफिया वाला है, वो नक्सल वाला नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट बाय 2026 जो नक्सलाइट है वो ऑल ओवर इंडिया से विल बी वाइपिंग आउट। इजीली अचीवेबल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। थिंग इज दैट कि इट्स नॉट अबाउट कैपेबिलिटी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस आर इक्वली कैपेबल, और थिंग इज दैट गवर्नमेंट विल जब तक नहीं होगा ना, पॉलिटिकल विल या गवर्नमेंट विल जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। थिंग इज दैट आप ही लगा लो कि जब गवर्नमेंट विल है आपके साथ तो आपके ऑपरेशन इतने इफेक्टिव होते हैं कि आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। बट जब गवर्नमेंट विल नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग यू, तो फिर उतनी सक्सेस रेट आ नहीं पाता। वो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आपको अच्छे ऑपरेशंस भी प्लान होते हैं, फिर इनपुट भी अच्छा मिलता है। वो एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई होम मिनिस्टर ने बोल दिया तो इसलिए खत्म है। नो, फोर्सेस तब भी उतनी कैपेबल थी, अब भी उतनी कैपेबल है। इट्स ऑल अबाउट मोटिव और विल, जो सपोर्ट कितना मिल रहा है उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक 2026 ऐसा है, मतलब उन्होंने टाइमलाइन दिया तो इज इजीली अचीवेबल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब तक का सबसे दिल दहलाने वाला इंसिडेंट या मोमेंट इन ऑपरेशंस आपके लिए कौन सा रहा है? दिल दहलाने वाली बात यह है कि जो मेरा पहला एनकाउंटर था उसमें मैं बाल बचा था। मेरी हाइट कम थी, आई एम 5'7". अगर मेरी हाइट 5'11" या 6 फीट होती तो मेरा हेडशॉट लग चुका होता पहले एनकाउंटर में। तो उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मेरा कोई दिल दहला वहला नहीं, मुझे पता ही चला एनकाउंटर हो गया। मैं पेड़ के सामने खड़ा था और गोली यहाँ आकर लगी थी।
तो मेरे बड़ी ने मुझे खींचा कि बोला साहब फायर हो गया, डक डाउन हो जाओ, उस टाइप से वो था। बाकी एक जो एनकाउंटर था जिसमें हमने काफ़ी सक्सेस मिली थी हमें, तो उसमें क्या था कि बहुत ही क्लोज क्वार्टर में जंगल में एनकाउंटर होता। अराउंड ये लगा लो कि सेंटर से मैं 50 मीटर का रेडियस ले लूँ, 50-60 मीटर का, तो उस एरिया में एक टीम हमारी ऐसे ऑपरेट कर रही है, एक टीम ऐसे ऑपरेट कर रही है, बीच में नक्सल है, इधर मेरी टीम है। तो ये टीम है हाइट पर है, ऐसे हाइट पर है, मेरी टीम नाले के अंदर है, और इन टीम का फायर मेरे ऊपर आ रहा है, इस टीम का फायर मेरे ऊपर आ रहा है, और हम क्रॉलिंग कर करके आगे बढ़ रहे हैं। आई कैन रियली फील, बिकॉज हम झाड़ियों से निकल रहे थे, पेड़ों के नीचे से, तो आई कैन फील कि बुलेट्स हमारे ऊपर से जा रही हैं, वो ऐसे हाँ पूरा तर 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 करती हुई जा रही हैं। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अरे यार ऐसा ना हो कि नक्सली मरे ना मरे, हम क्रॉस फायर हम ना मर जाए। सो दैट वाज द टाइम मुझे लगा कि, और उस टाइम एड्रेनलिन हाई था, और उस टाइम इस चीज़ का इतना डर नहीं था, अपना ये था कि नहीं यार वो नहीं भागनी चाहिए। तो दैट वाज अ गुड ऑपरेशन, बट वही था कि दैट वाज अ क्लोज एनकाउंटर विद बुलेट्स, सो आई कैन फील सम ऐसे कर, मतलब ऑब्वियसली बुलेट दिखती नहीं है, तो जा रही थी, तो वी कैन फील कि हमें, मेरी जो टीम थी बिल्कुल पिन डाउन होकर चल रही थी। हम बस अपनी मुंडी उठाते थे ताकि निकलते रहे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा मुंडी उठाई और हमें शॉट लग गया। तो उस वो ऑपरेशन था, उसमें मेरी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया था, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर गैलेंट्री मेडल आल्सो उस ऑपरेशन के लिए। तो दैट वाज ऑपरेशन, मतलब उस हमारे कौनियाँ घुटने सब छिल गए थे, और उसमें ऐसा हुआ था कि उस टाइम तो पता नहीं चला कि हमने अपने रक्षक नहीं उतारे थे, क्योंकि इतने जल्दी चीज़ें हुई, तो हम वही 20-25 केजी का लेके क्रॉल कर रहे थे। उस टाइम पता नहीं चला, ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वही कमर अकड़ गई पूरी। ऑफ कोर्स वो तो पूरा हैवी, इतना हैवी था उस टाइम, पता नहीं चला, उस टाइम जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट हमने कर लिया सब कुछ, मतलब पूरा किलिंग सब कर आके, और जब एनकाउंटर से पूरा हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, जब मैंने अपना रक्षक उतारा, उस टाइम के बाद फिर एकदम से लगा कि कमर, ये क्या हो गया। थोड़ी देर बैठे, फिर पानी वानी पिया, फिर ठीक हो गया था। बट दैट वाज अ गुड ऑपरेशन, और उस टाइम लगा कि हाँ, मतलब थोड़ी सी चूक इधर उधर होती तो वी कुड हैव डाइड, और मी और माई मैन कुड हैव डाइड। तो वो है। और उसी ऑपरेशन में क्या होता है कि एक नक्सली की आंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने आंतड़ी हाथ से भर दी उसके अंदर, पेट में वापस हाथ से भर दी? हाँ, तो लेके जाना था ना उसको, उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए, जो SDM जो आता है, मजिस्ट्रेट आता है जो, तो इंटीरियर्स में हुआ, तो लेके जाना था, भर दी, हाथ धो के ले गए उसके पास। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कैसे वो चीज़ हुई होगी। ठीक है, उस टाइम हो जाता है वो, उसको पीछे से बुलेट लगी थी। बुलेट का क्या रहता है, जहाँ से एंटर करती है वहाँ छोटा छेद होता है, जहाँ से एग्जिट करती है ना वहाँ से फाड़ देती है। अच्छा। तो उसके पीछे से बुलेट एंटर हुई थी और यहाँ से निकली थी। ओके। तो इसकी ये बाहर आ गई थी सारी, तो उसको ऐसे खरीद ले आना ठीक नहीं था। तो मैंने वही जवान में भरा, उसको एक पट्टी से, मतलब कपड़े से बांध दिया उसको, आंतड़ी अंदर फिट करके। एक बेसिक सर NSG का जब कोई भी इस तरीके का रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ, अगर NSG के पास प्रिपेयर्डनेस के बारे में प्रिपेयर्डनेस? हाँ, प्रिपेयर्डनेस ऐसा है कि जो NSG के जो यूनिट्स हैं, काउंटर यूनिट्स हैं, काउंटर टेररिज्म वाले, तो दे आर रेडी टू लॉन्च इन हाफ एन आवर में प्लेन में बैठ जाएंगे वो। अच्छा। बाकी वो है कि कितना डिस्टेंस जहाँ फ्लाई करेंगे वो, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो प्लेन में बैठने वाला है, दैट इज हाफ एन आवर विद ऑल टूल, मतलब ऑल इक्विपमेंट। सर कुछ स्पेशल हेयर कट्स भी होते हैं डिफरेंट फोर्सेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेयर कट से तो आपने देखा होगा, स्पेशल फोर्स वाले छोटे रखते हैं। छोटे, वो रीज़न ये है कि यार बिकॉज ऑफ ऑपरेशन। ना, वो रीज़न ये है कि बड़े बाल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, राइट? हाँ। शैम्पू कौन करेगा रोज? हाँ, वो तो बिल्कुल यार साबुन नहीं मिलता नहाने के लिए, शैम्पू तो दूर की बात है, राइट? बिल्कुल। तो वो हो जाता है। फिर दूसरा, हाइजीन वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है छोटे बाल थोड़े क्या कहते हैं, 1-2 दिन नहाए नहीं, साबुन नहीं लगाया, तो यार गुड टू गो, कोई इशू नहीं है। तो ये रहता है, कोई ऐसे कोई फोर्स स्पेसिफिक कोई हेयर कट वगैरह नहीं है। हाँ, वो है। बाकी स्पेशल फोर्स में आप दाढ़ी रखो, लंबे बाल करो, वो उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। अच्छा। हाँ, उस चीज़ में इसलिए शायद मैं वहाँ गया था कि, पर ऑब्वियसली मतलब बाल कोई नहीं बढ़ाता, बिकॉज थिंग इज दैट कि मैं लेट्स से कि जंगल ऑफ छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर रहा हूँ, बाल बढ़े रखे, तो गर्मी तो मुझे ज़्यादा लगेगी ना। हाँ, बिल्कुल। वो है, तो वो है।
स्पेशल फोर्सेस में ना आपकी ड्रेस को लेके, आप कैसे रह रहे हो, दाढ़ी बढ़ी हुई, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। आपका काम अच्छा है, दैट्स इट, बस बात खत्म। बस कोई ये नहीं कहेगा कि भाई पीटी में क्यों नहीं आ रहे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग पीटी में खुद जाते हैं, मतलब बिकॉज थिंग इज दैट कि खुद फिट भी रखना होता है, राइट। तो वो है, बट ऐसी कोई वो बाउंडेशन नहीं थी, नहीं आना है आपको, नहीं ऐसे उस तरह का नहीं रहता सिस्टम। लोग अपना मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी फिटनेस ट्रेनिंग टीम पर या थोड़ा जो ऑफिस वर्क है वो देख लिया, अदरवाइज इस चीज़ पर रहता है। तो आई वुड से कि अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन, तो यू विल फील कि ऑपरेशन वाला फेज में निकाल दूँ तो यू विल फील कि आपको फिट रहने के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा। हाँ, पर वो बहुत ही कम टाइम होता है, तो वो है। बट यू विल चेरिश, मतलब मुझे वो फेज भी अच्छा लगता था। सर, इतना जब आपने जंगल ऑपरेशंस और इतने डीप आप जा चुके हो ऑलरेडी, तो एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है कि कभी ऐसा कुछ भूत प्रेत वगैरह कुछ ऐसे कुछ डरावनी सी कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करी हो इन जंगल्स? बिकॉज जंगल्स में एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो कुछ ऐसा इनकाउंटर कभी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ फील हुआ है कि हाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी? चलो आई स्टार्ट विद भूत वाला थिंग। ठीक है। तो मुझे आप एक चीज़ बताओ कि कभी आपने देखा भूत को परेशान कर रहा है? नहीं सर। तो हम वही भूत थे। भूत है, ठीक। बाकी हमारा एनकाउंटर्स जानवरों के साथ जरूर हो जाता था, बिकॉज वी यूज टू ऑपरेट इन नेशनल पार्क उस तरीके से। तो मुझे याद है कि भालू वाले इंसिडेंट भी हो जाते हैं। अच्छा, भालू वाले? हाँ, भालू वाले मेरी टीम के साथ नहीं हुआ था, बट किसी और टीम के साथ हो गया था। वो है हाथी के साथ, मतलब हाथी साथ एनकाउंटर, हाथी साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने अटैक कर दिया था, बट ये है कि अगर हाथी का झुंड जा रहा है तो स्टॉप देगा, आप शांत चुपचाप बैठ जाओ। कोई ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल होता गाय में हट जा उस टाइप से नहीं करना, अपना चुपचाप साइड में हो जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो। सो ये उस तरह का है। बाकी भालू, ये बियर अटैक्स वगैरह हुए हैं, और जैसे अगर रात को कहीं आप रुके हुए हो तो बीच में वो घुस जाता था कभी कभार, वो जंगली सुअर होता है जो, वो उस तरह के इंसिडेंट है। एक बार क्या हुआ था कि शाम का टाइम था, तो वी आर मूविंग इन जंगल, तो कहीं से मधुमक्खी का अटैक हो गया। ओह। हाँ, तो एक दो जवान तो उनको ज़्यादा बाइट हो गए थे, तो वी हैव टू इवैक्यूएट देम। हम बच गए थे, वो शायद वो पीछे थे, तो पीछे से हुआ होगा शायद उस टाइम। तो इस तरह के मतलब माइनर वो हो जाती है चीज़ें, वो है। और बाकी जानवरों को लेके तो इतना ही। हाँ, एक चीज़ जो हमारे साथ ज़्यादा होती है कि जब हम जंगल में ऑपरेट करते हैं, तो वी डोंट गो विद टॉर्च और उस टाइप से, पिच डार्क जाते हैं, और जो नॉर्मल नेचुरल लाइट कुछ दिख जाए नहीं, तो बस वो अंदाजे भी चल रहे होते हैं। तो एक बार क्या हमारे जंगल में क्या होता है, जो लेट से कि जंगल में लोग पेड़ काट देते हैं, तो पेड़ का थोड़ा बचा होता है ना, तो अब अंधेरे में दूर से ऐसा लगे कोई बैठा हुआ उधर। तो ये फीलिंग, मतलब ये इनकाउंटर, स्पेशली जब कोर एरिया में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, कि हाँ जो ये टारगेट है उसके पास पहुंच गया, तो चीज़ ऐसा लगता है ऐसा ना वो संतरी बैठा हो। तो फिर टीम बैठती है, हम नाइट विजन निकालते हैं, देखते हैं अरे ये तो है पेड़। उस टाइम कभी बात लगता है अरे यार अब लगता है टारगेट एरिया पर संतरी मिल गया, और देखो कहाँ पर देखते हैं वो पेड़ ही थोड़ी है वो। तो फिर तो मतलब इस तरह के वो, मैं कहूँगा हेलुसिनेशन तो नहीं होता, बट वो ऐसा लगता है ऐसा कि वो कोई आदमी बैठा हुआ है या कोई जानवर है, कुछ है, तो इस तरह का रहता है। ऐसी सर कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब लाइक आप इस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं ना, कि जो जब इन जंगल, तो कि भाई जब रात में ऑपरेट कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, तो भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है? आई से कि ऐसा तो कुछ नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर ध्यान रखना, बट थिंग इज दैट कि जो हम किसी घर में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, राइट, तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सांप जानवर कुछ बिच्छू वगैरह वो तो मिल ही सकता है, उसमें तो यू कांट डू मच। तो बस ये है कि, और रात को कुछ नहीं पता चलता आप कहाँ से भी निकल रहे हो। मुझे पता है एक दिन मैं रात को, हम गए अंदर, रात को ही हमने रुके हैं, मैं सोया हूँ, तो मैंने देखा सुबह उठ के मेरे चेहरे के पास इतना बड़ा गोबर पड़ा हुआ है। गोबर? हाँ, नहीं पता चला, रात को थोड़ी पता चलता कि गोबर है क्या है, आप देखते हो बस जगह पकड़ो, थोड़ा आराम कर लें उस टाइप से। सुबह उठे देखा तो गोबर है वहाँ पर, ठीक है अब क्या करें। बट वी आर लक्की एंड आई विल से कि गॉड वाज काइंड कि स्नेक वाले इंसिडेंट वगैरह नहीं हुए कि सांप ने काट लिया है, बिच्छू ने काट लिया, बट इस तरह की वजह से मधुमक्खी वो बताया मैंने, वो टाइप में
ये है। कुछ ऐसे सर साइंस जब अटैक होने से पहले आपको फील हो जाते हैं कि भाई ये अब अटैक होने की प्रोबेबिलिटी अब आ गई है शायद? सी एक होता है एम्बुश, हाँ। जो दुश्मन आपके ऊपर लगाता है, हाँ। ठीक है। एक होता है कि आप टारगेट एरिया में पहुंच गए और दुश्मन आपके आसपास है, तो आपको ना कुछ टेलटेल साइंस मिलने लग जाते हैं कि जैसे मैं बताऊंगा कि मुझे लगता है कि लेट्स से कि यहाँ पर कोई पार्टी रुकी, मतलब कोई आदमी रुकता है जंगल में ना, तो उसकी जो टोपोग्राफी थोड़ी चेंज हो जाती है, निशान मिलने जाए, कुछ खाने का मिल जाए, आग राख वगैरह मिल जाएगी, पे घास वगैरह दबी हुई है उस टाइप से। तो इस तरह के टेलटेल साइन मिलते हैं तो वी आर हैप्पी, अरे यहाँ कुछ तो था। बट वो आपका एनकाउंटर में तब्दील होगा नहीं होगा वो अलग की बात है। बट एटलीस्ट मुझे पता है कि हमने एक ऑपरेशन में गए थे, मैं हम सुबह गाड़ी में बैठे, 8 घंटे ट्रैवल किया हमने, उतरे हैं, ब्रीफिंग करी है, फिर रात को जंगल में चल दिए हैं, और इनपुट था कि इस लोकेशन के आसपास लाइक 100 मीटर के एरिया में आपको मिलेगा। वहाँ मतलब हम रात भर चले हैं, दिन भर चले हैं, शाम को पहुँचे उस एरिया में। आप लगा लो हम कितना पैदल चले, और वहाँ जाके कह रहा था आपको शाम को पहुँचना है वहाँ पर, वहाँ है, वहाँ जा देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला था, कोई टेल साइन नहीं था वहाँ पर। तो इस तरह के ऑपरेशंस भी होते हैं, मतलब यू आर मूविंग विद फुल जोश, और वहाँ जाके देखो यहाँ तो मतलब यहाँ कोई जानवर भी नहीं था उस तरह का। तो ये रहता है, और एवरी ऑपरेशन इज़ अ डिफरेंट लर्निंग, न्यू लेसन, और कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं हो जो आपने प्लान किया वैसा ही हो, इस तरह का रहता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटी, वो रहता ही हमेशा। सर कभी मतलब जैसे आपको आपके सीनियर से ऑर्डर कुछ मिला हो और ऑपरेशन करने का, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सिचुएशन कुछ और ही डिमांड कर रही है, तो उसको कैसे फिर मैनेज होता है वो चीज़ सर? कोई नहीं, आई लीव दैट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ओके, वो हो जाती है चीज़ें, ठीक है, उसको नहीं बोला तो नॉट एन इशू सर, परफेक्टली फाइन। सर कई बार हम लोग देखते हैं कि 1 सेकंड भी कई बार ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैं चाहूँगा आप कैसे। आई टेल यू, मैं आपको बता रहा था ना कि जो स्पेशल फोर्सेस क्यों स्पेशल है, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। मुझे इतनी प्रैक्टिस है कि मैं अपनी मैगजीन निकालूँ, तुरंत निकालूँ, बिना देखे कहाँ लगाना, क्या को करना, कैसे, ठीक है। एक टाइम क्या होता है कि हम क्रॉलिंग एनकाउंटर चला था, हम क्रॉलिंग करके गए, तो जो हमारे जो पाउचेज होते हैं ना, जिसमें मैगजीन्स रखी होती हैं, तो फ्लैप्स कवर होते हैं उनके ऊपर ना, आप निकालोगे मैगजीन निकालोगे, फिर फ्लैप लगा दोगे और दूसरी मैगजीन लगा दोगे। तो क्या होता, मुझे नहीं पता चला कि एक मैगजीन का फ्लैप, जो मेरी पहली मैगजीन निकलती है वो बीच वाली निकलती है। आपको ये ना आदत पड़ जाती है कि मैं यहाँ से निकालूंगा, पहले यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ 3 होती है, एक यहाँ पर होती है। तो इस वाली मैगजीन का फ्लैप था, वो खुल गया था और अंदर चला गया था, तो क्रॉलिंग करने की वजह से उसमें भर गई थी मिट्टी। अच्छा, हाँ, मिट्टी। अब क्या है कि फ्लैप में इतनी जगह होती है, आप उंगली डालोगे, ऐसे कर डालोगे, मैगजीन बाहर आ जाएगी। अब उसमें सारे मिट्टी भर गई, तो मैगजीन बाहर नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस हाथ में मेरे वो है वेपन है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो वो आ नहीं रही बाहर। तो मैं बड़ी बस वो यहाँ फायर कर रहा है बिल्कुल। तो मैंने अपनी बड़ी की मैगजीन निकाली है, अपने में लगाई है, चलती हुई मैगजीन। हाँ चलती। मैं तो अपनी निकाल, मेरे में निकल नहीं रही है। तो वो होता है कि वो फ्लिक ऑफ सेकंड्स में हो जाती चीज़ें। निकाली, मैं तो अपनी निकाल, तो मैंने अपनी निकाल, खाली मैगजीन उसको दे दी, मेरी फंस गई है मैगजीन, निकल नहीं रही है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ सर, वो एक मूवी का सीन चल रहा है, आप वो कर रहे हैं, वो निकालो, वो देख रहे हैं कि चल नहीं थी। हाँ, अब वो है ना कि अब इतना टाइम है नहीं कि मैं देखूँ कि हुआ क्या है, राइट। अब मुझे लगा इसमें भर गई है मिट्टी, हो सकता है उनमें भी भर गई होगी। तो मैं सोचा अब इतना टाइम नहीं है, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। निकाला, फिर देखा सिर्फ इसमें भरी हुई थी, बाकी ऑल मैगजीन आर इंटैक्ट। तो फिर जब उसके बाद इतना मतलब दूसरी मैगजीन खाली, फिर मैं दूसरी वाली निकाल ली थी। फिर बाद में देखा तो उसमें मिट्टी भर गई थी और मैगजीन में मिट्टी चली गई थी। आई थिंक सर जो कोऑर्डिनेशन आप लोगों के बीच में होता है, ये शायद उसी का नतीजा, बिकॉज वो जो सिंक बनता है वो तभी बन पाता है, राइट। वो तभी बनता है जब वो कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वो यही है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। दैट इज़ वेरी ट्रू एंड दैट गोज़ वेरी वेल। मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे छोटी टीम होती है हमारे फोर्सेस में, होती है बड़ी पेयर की। मैं और आप बड़ी पेयर हैं, तो हम जैसे ही एनकाउंटर चल रहा है तो मैं और आप एक साथ ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उधर चले गए मैं इधर चला गया, नो, हम साथ साथ ही मूव करेंगे। वी हैव टू
प्रोटेक्ट ईच अदर्स बैक, ठीक है, उस टाइप का रहता है। और हमारे अंदर ये भी बहुत कूट भरा जाता है कि अपने बंदे को छुआ है ना तो उसको छोड़ के नहीं आना। मैं एनर्जी में स्लिथरिंग कर रहा था, हमारा हेलीबॉर्न एक्सरसाइज हो रही थी एनर्जी में, तो मैं पहले गया उसमें। हमारे उसमें क्या होता है, विद इन 3-4 सेकेंड आपके 6 लोग नीचे आ जाते हैं सारे, हाँ, ठीक है। तो मैं स्लिथरिंग कर रहा था, तो जो मेरे पीछे जो मेरा बड़ी था उसका क्या था कि जो ग्लव्स मिटन्स बोलते हैं उनको, उसका वो ख़राब था, ख़राब हो गया तो पता ही चला उसको। तो मैं नीचे गया, वो भी मेरे पीछे आया, वो स्पीड से आया, मैं हट नहीं पाया, वो मेरे ऊपर ही गिर गया, मैं मतलब वो मेरे ऊपर गिर गया। तब मेरे नी इंजरी हो गई थी और बैक इंजरी हो गई थी। ओके। मतलब इतने ज़्यादा नहीं हुई थी, पर वो है ना कि वो जवानी की चोटें फिर धीरे धीरे निकल के आती है ना, तो वो हो रखा है मेरे साथ। तो मेरे ये हैमस्ट्रिंग और ये कमर अकड़ी पड़ी है पूरी। अभी कल परसों झटका लग गया था बच्चे के साथ खेलते हुए, तो ये हो गया। नहीं, वो थोड़ा सा फिर वो जर्क लगता है तो फिर वो वापस वो वही राइट हिट करता है सारा। तो वो है। लास्ट बार सर खुल के कब हंसे थे आप? खुल के? बिकॉज एक सोल्जर सर बहुत टफ दिखते हैं बाहर से, बट जितना मैं समझता हूँ वो उतने ही सॉफ्ट होते हैं अंदर से। सामने वाले का नज़रिया देखने का बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज सिचुएशंस उनको शायद वो सॉफ्टनेस नहीं दिखाती है चीज़ों को लेके। तो एक जनरल लोग ये जानना चाहते हैं, ऑडियंस हमारी। ओके, यार मुझे लगता है शायद अगर ऐसा है तो शायद अपने विद ट्रूप्स, यस ऑफ कोर्स, विद ट्रूप्स के साथ ही शायद ये तो होता है ना कि दिल खोल के मतलब पूरा हंसी मजाक मस्ती हो, मस्ती उस टाइप्स में कि एक मुझे झारखंड का सीन याद है कि हम ऑपरेशन करके आए थे, दैट वाज सक्सेसफुल ऑपरेशन, तो वी आर हैविंग अ पार्टी उस टाइप से। तो उस टाइम बहुत मतलब ये था कि हाँ, मतलब उस ऑपरेशन में क्या हुआ था कि जिन लोगों को हमने मारा था ना, उन लोग उस टाइम में हमने उनके लोग भी मारे थे, 2 लोग मारे थे, बट उस टाइम हमारा एक बंदा शहीद हो गया था। अच्छा, हाँ, तो दैट वाज लाइक अ रिवेंज वाला ऑपरेशन ना, तो बदला लिया था और उस टाइम हमने एंजॉय किया था। फिर बाकी ट्रेनिंग्स में जब हमारा प्रोबेशन पूरा होता है, दैट वाज अ रिलैक्सिंग मोमेंट रहता है। हाँ यार, तब हमारी फिर एक खुल के होता है पूरे सभी टीम के साथ, तब हंसी मजाक तब चलता है, तब फिर मज़े आते हैं। हंसी मजाक वैसे ट्रेनिंग चलता रहता है, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट एक वो सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट और एक होता है ना कि कंटेंट वाला कुछ चीज़ अचीव हो जाती है, तब एक होता है ना सब साथ में मिलके जब बैठे होते हैं, वो कपल ऑफ ड्रिंक्स या नॉट अ ड्रिंक्स, चाहे खाने के ऊपर है, तब वो मतलब वो फील है, वो यू विल ऑलवेज चेरिश थ्रू आउट योर लाइफ, उस टाइप का रहता है वो। सबसे यूनिक चीज़ जो आप अभी मिस करते हो उस टाइम की? आई मिस कमरेडरी, ओके, द पीपल, द मैन, वो सब चीज़ें मिस करता हूँ मैं। और ओवर टॉप ऑफ इट आई मिस माई यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स। वो है, तो ये है वो, आई थिंक वो शायद ज़िंदगी भर ही रहेगा वो तो उसका, तो मैं कुछ नहीं मतलब उसमें तो खैर क्या ही कहें, बट हाँ आई मिस दैट कंपनी, आई मिस दोज पीपल जिनके मतलब जैसे बाहर लोग क्या थोड़ा झूठ वूठ बोल रहे, वहाँ तो क्या है कि फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली टाइप से, वहाँ तो मतलब दूसरी फैमिली है, राइट। और वहाँ तो ये है कि भाई खून का रिश्ता नहीं है, बट वैसा रिश्ता है जो ट्रेनिंग में या मौत को सामने साथ साथ देख के बना है, तो वो चीज़ें मैं हमेशा ही करूँगा शायद। सिर्फ फैमिलीज डरती हैं फोर्सेस में भेजने से, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं, आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस जो हमारी इस पॉडकास्ट को देखेगी वो कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिलीज कनेक्टेड हैं फोर्सेस से, तो उनको एक डर होता है अंदर कि फोर्सेस में नहीं भेजना, है ना। तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप एक कुछ चीज़ें क्लियर करें कि किस तरीके से क्या सारी चीज़। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बंदा फोर्सेस में नहीं जा रहा, वो रोड एक्सीडेंट में मारा जा सकता है, राइट, ठीक है। रोड एक्सीडेंट में लोग ज़्यादा मरते हैं फोर्सेस के मुकाबले, अगर इंडिया की आप बात करें, ठीक है। जो मरने वाली बात है वो कहीं भी कैसे भी आप मर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। आजकल आप देख सकते हो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, 30-30, 35-35 साल के लोग, ठीक है। सो लीव दैट असाइड, नाउ आई विल कम टू फोर्सेस। आप फोर्सेस में गए, ठीक है, तो फोर्सेस में गए तो आपका मरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो गई।
आप गए स्पेशल फोर्सेज में, मरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो लोगों को डर रहता है। तो मैं आई गिव यू माई पर्सनल एग्जांपल। मैं कोबरा में गया, मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं कोबरा में हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। मैं जब ऑपरेशन में जाता था मैं नहीं बताता था कि मैं ऑपरेशन में गया हूँ, एनकाउंटर हो गया, मैंने लोगों को मारा है या ऐसा ऐसा कुछ किया, कभी कुछ नहीं बताया मैंने फैमिली में, बिकॉज मुझे पता है वो मेरा सरदर्द बढ़ाएंगे। राइट। आई वॉन्ट टू फोकस हेयर, मेरे काम है, मुझे ये करना है। तो ये फोर्सेस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। पैशनेट में भी शायद, पैशनेट हो गया या जो भी, मतलब जो भी रीज़न है, जो मोटिवेटेड है ज्वाइन करने के लिए। पर जिनका ऐसा है कि भाई मुझे फैमिली से दूर नहीं रहना, मुझे कुछ हो ना जाए, तो यार दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। यहाँ तो वही आदमी चाहिए जो यहाँ कर सकता है। बट हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ ऐसा था और ये दिस इज़ हार्श रियलिटी। चलो मैं तो चलो स्पेशल फोर्स चला गया तो मेरा खतरा बढ़ गया, और पॉइंट इधर मैंने कभी फैमिली को नहीं बताया। मेरी फैमिली को भी अब थोड़ी बहुत चीज़ें तब पता चली जब मेरे पॉडकास्ट आने शुरू हुए। अच्छा। हाँ, नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं उनको। आई नेवर टोल्ड देम कि मेरी ये इंजरी हो गई, ये हो गया, कुछ नहीं। जब भी कॉल आता, हाँ बढ़िया चल रहा, बस। जैसे कभी ऑपरेशन होते नेटवर्क नहीं आता था अंदर जंगल, अब तो खैर नेटवर्क हो गया, पहले मेरे टाइम में नेटवर्क नहीं था वहाँ पर। तो 3-4 दिन 5 दिन नेटवर्क नहीं है, तो मैं मदर यूज्ड टू कॉल मी, यार तेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने कहा हमें पता है, जंगल में रहते हैं यहाँ, इधर नेट झारखंड वालों को पता ही है, नेटवर्क रहता ही नहीं, कभी टावर बंद हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो अब एनकाउंटर हो गया, हमारा जवान शहीद हो गया, हमने मार दिए, मैंने कभी नहीं बताया कभी कुछ भी। कभी सर लाइक अब जब पता लगा उनको, या मे भी आपने जो भी बताया होगा, जैसे भी जितना भी बताया होगा, सो कुछ एक ऐसा या साइड मदर का या फैमिली का कि जो शायद आपने जब देखा होगा तो यू लाइक कि नहीं यार, वो मुझे लगता है जैसे इवन जो आपकी ऑडियंस भी है ना, फैमिली फैमिली होती है, राइट, ठीक है। स्पेशली मदर और फादर, दे वांट सी, दे डोंट वांट की सी देयर किड डाई, राइट। ऑफ कोर्स। वो नहीं चाहेंगे उनका बच्चा उन्हीं के सामने मरे, राइट। वो सभी के लिए रहता है, राइट। तो चाहे कोई कैसी फैमिली हो, चाहे कोई, मतलब ठीक है, चाहे जैसे कुछ आर्मी वाली फैमिलीज है जिनकी जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स जा रहे हैं, वो मे बी उस चीज़ को थोड़ा अलग वे में ले लेते हैं, पर दुख तो उनको भी होता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट थिंग इज़ दैट कि यार दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। तो यू कैन नॉट से कि यार मैं मर जाऊंगा, मैं इसलिए नहीं जा रहा। तो यार गुड है, मत जाओ, वी विल बिकम बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है। तो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू बियर, योर फैमिली हैज़ टू सफ़र, यू हैव टू सफ़र, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं तो बताता हूँ कि स्पेशली स्पेशल फोर्सेस की, व्हेन यू लूज अ मैन ना, द गिल्ट ऑफ लूजिंग अ मैन यू हैव टू कैरी थ्रू आउट योर लाइफ। एग्जैक्टली। बिकॉज जब आप आदमी को कोई आपका साथी जाता है ना, तो यू फील कि आपकी फैमिली से कोई गया है, तो उस तरह का रहता है। और ये कह सकते हो कि प्रोफेशनल हैज़ार्ड है आपका, मतलब हमारे उस काम का, कि ठीक है वी हैव टू लिव। मतलब मेरी टीम का नहीं था वो बंदा, बट मुझे बिकॉज थिंक इज दैट कि सुबह वो शहीद हुआ है और शाम को मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था, वो मेरी टीम में था। सो दिस इज़ द गिल्ट, यू हैव टू लिव विद इट फॉर योर लाइफ। तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। सर ऐसे कौन कौन से लाइक पर्क्स होते हैं लाइक इन स्पेशल फोर्सेस जो मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक द बेसिक सैलरीज एंड अलाउंसेस? अलाउंसेस वही होता है कि आपको जैसे कोबरा में तो इस पर कोबरा अलाउंस वगैरह मिलता है आपको। बट मैं आपकी ऑडियंस को ये बता दूं कि जो लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं तो वो पैसे के लिए नहीं करने जा रहे हैं, राइट। मैं आपको 2 लाख रुपए दूं, आप चले जाओगे मारने किसी को नहीं जाओगे। इंस्टाग्राम पर और बहुत लोग, मतलब बच्चे पूछते सर अलाउंसेस कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो मैं उनको वही बोलता हूँ, बड़ी यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि आपको चाहिए क्या है आपसे। अगर आप पैसे कमाने जा रहे हो तो इट मीन्स यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। फोर्सेज आपको अमीर नहीं बनाएंगी, ठीक है। फोर्सेज आपको एक डिसेंट लाइफ देंगी, आपको अच्छी लाइफ, बट यू कैन नॉट बिकम रिच कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ये फैसिलिटी। और तो ये चीज़ लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग वहाँ स्पेशल फोर्सेज लोग पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। पैसे के लिए कोई क्यों मरने जाएगा यार। चलो मुझे 2 लाख रुपये महीना मिल गया,
और मैं मर गया, फिर उसके बाद फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, तो उस जज्बे के लिए अलग ही माइंडसेट आपको चाहिए। पैसा तो आता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वो माइंडसेट है तो गो, अदरवाइज यार फोर्स इज नॉट गुड प्लेस फॉर यू। सर एक्सट्रीम जैसे वेदर कंडीशंस वगैरह में ऑपरेशंस को कैसे करते हैं फिर आप लोग मैनेज, जब डिफरेंट टेरेन्स एंड ऑल? डिफरेंट टेरेन्स में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ठंड पड़ रही है राइट, तो ठीक है आप इनिशियली स्वेटर पहन के निकलोगे या जो भी डाल के फ्लीस वगैरह, बट आफ्टर 1 या 2 किलोमीटर तो आप उतार दोगे उसको, बिकॉज पसीना आना शुरू हो जाएगा और पसीने आप चलते रहोगे, ऑपरेट करते रहोगे। पर जब उसकी सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ या बुरी चीज़ मान लो, आप जैसे आप रुकोगे ना एकदम ठंड लगेगी आपको, एकदम से कप भी निकल जाएगी आपकी, इतनी ठंड लगती है। फिर आप फ्लीस पहनोगे, फिर थोड़ी देर चलोगे, फिर उतारोगे आप, तो वो है। और थिंग इज दैट कि आपको ऑपरेट करना टी शर्ट और उसमें है पैंट में ही है। दिस विल इज द अल्टीमेट गियर जो आपको काम आएगा। आपको स्वेटर नहीं पहन सकते लंबे टाइम तक, हाँ ये है कि जब आप रेस्ट करें तो आप पहन सकते हो, अदरवाइज टी शर्ट पैंट और स्लीपिंग बैग ही आपका साथी है सर्दी में। बाकी गर्मी में तो यार वही है कि यू कैन नॉट ऑपरेट विदाउट क्लोथ, बिकॉज थिंग इज दैट क्लोथ आपको एक लेयर प्रोवाइड करते हैं हीट से बचाने के लिए उससे ना, तो वो है। बाकी ऐसा कोई गियर वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो आपको ऐसे ऑपरेट करना पड़ता है। सर जो यंगस्टर्स आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो यही कहूँगा कि माइंडसेट इज़ ओनली द की। माइंडसेट है तो यू विल सक्सीड, यू विल चेरिश योर जर्नी इन फोर्सेस। और अदरवाइज माइंडसेट नहीं है और आप कुछ और एस्पिरेशन लेके आ रहे हो, तो सॉरी यार, मतलब फिर तो आप परेशान रहोगे वहाँ, फिर आप यू कैन नॉट बी हैप्पी। मतलब लोगों को ये लगता है कि जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मुझे ये पैरा में जाना है, एनएसजी जाना है, ये करना है। मैंने तो ऐसी बड़ी ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट होना है पहले फौज के अंदर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको अंदर आना है, वो आ जाओगे देन पैरा में जाना एनएसजी जाना वो सेकेंडरी हो जाता है। आपने आ गए ठीक है, और आपने चलो पैरा के लिए वॉलंटरी भी कर दिया, हो सकता है आपको कोई इंजरी हो जाए, आप पैरा प्रोबेशन क्लियर ना कर पाओ, तो फिर आप ज़िंदगी भर ऐसे तो किलसते रहोगे कि मेरा पैरा में जाना था नहीं जा पाया। ठीक है, तो इस तरह की एस्पिरेशन, हाँ ऑलवेज एस्पायर, बट ये मत कर लो कि भाई फिर आपको उसमें नौकरी करना मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो वो है। बाकी हाँ माइंडसेट अपना क्लियर रखो कि हाँ भाई जाना है, काम करना है, ताबड़तोड़ करना है, उस तरीके से ये माइंडसेट होना चाहिए। एंड यू विल चेरिश योर जर्नी विद कंटेंट। सर एक जो सोल्जर होता है वो फिजिकली तो रिटायर हो जाता है एक टाइम के बाद में, बट मेंटली वो कभी रिटायर नहीं होता है ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेंटली देखो, मैं तो कहूँ फिजिकली भी रिटायर नहीं होता, ठीक है उसकी यूनिफॉर्म नहीं पहनता, हाँ बस हाँ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, हाँ वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, अदरवाइज थिंग इज दैट कि यार वो 10-20 लोग सर्व करते हैं 30 साल, वो देखो इतने टाइम से एक पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में रह के आए हैं, तो वो चीज़ें दैट बिकम्स देयर कोर हैबिट, तो वो चीज़ें चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक जब फौजी आदमी आता है, मतलब जो 25-30 साल नौकरी करके आता है, वो घर में आके वो खाली नहीं बैठ सकता, वो घर में आके लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो आएगा 100 चीज़ें कमी निकाले, अरे ये क्या कर रखा है, ये क्या है, इसको ठीक करो, ये करो। और घर वालों को, जो घर वाले हैं वो तो नॉर्मल है यार, वो तो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे ना, तो इस चीज़ में मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाते हैं। तो मैं तो जैसे मेरे जो जवान हैं या जो भी रिटायर होकर जाता है, मैं यही बोलता हूँ साहब फिर अब क्या प्लान है, तो बोलते हैं साहब हम तो घर में बैठेंगे। मैंने साहब घर में नहीं बैठा जाए, घर वाले आपको घर वाले बैठने नहीं देंगे आपको, बिकॉज थिंग इज दैट कि आप बैठोगे वहाँ फिर वही सब चलेगा, आप फौज वाले को करोगे वो हो नहीं पाएगा। कह रहा साहब देखेंगे, वो तो इस तरह का रहता है। तो बट हाँ यू आर वेरी ट्रू, वो ऐसे निकलता नहीं है, और दैट गोज विद योर लाइफ, वो थ्रू आउट लाइफ चलता है वो। एक सर बेसिक लाइक अगर मैं बात करूं कि कोई एक अच्छा बिजनेस टाइकून है ना, और एक अगर वो बेसिक सिक्योरिटी देखना चाहता है अपनी कि लाइक मेरे को चाहिए सिक्योरिटी ना, सो क्या रफली एक मंथली बजट, ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन थ्रेट एंड एवरीथिंग, राइट, बट एक बेसिक मिनिमम कितना स्पेंड होता होगा महीने का? यार इसकी मैं भी थोड़ा सा देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, कि डिपेंड करता है कि एक तो थ्रेट वाला तो हो ही गया, ठीक है, उसको चलो हटा देते हैं। दूसरा कि
वो किस जगह रहता है, राइट? हम्म, लेट्स से कोई रहता है दिल्ली एनसीआर हाँ में, दिल्ली NCR, ठीक है, तो वहाँ रहता है तो वहाँ थोड़े से रेट थोड़े से अप होते हैं, ठीक है, ठीक है। हम्म, मुंबई में होता है वहाँ थोड़े से हल्के से अप होते हैं, बिकॉज ठीक थिंग है, इज दैट कि जो PSOs को वहाँ रहना भी तो है ना, हम्म, तो उस टाइप से। तो हम्म। लेट्स से कि आई हाईली स्किल्ड स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा विद वेपन एंड ऑल, सो इन दिल्ली इट विल कॉस्ट अराउंड लाइक 80-90,000 पर मंथ टाइप्स, सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन। अच्छा, हाँ, और उससे थोड़ा कम है फिर देन, और पॉइंट इज दैट कि कैटेगरीज और वाइज एंड आई एम सेइंग कि दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ हाँ, ठीक है। स्पेशल फोर्स में कोई ऐसा कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ही कैपेबल आदमी है, ठीक है, चार्ज मोर देन लैक ऑल्सो, उसमें हाँ, कोई वो नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज अ स्टार्टिंग वो है। लेट्स से कि कोई क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे आई नीड वन एक्स सर्विसमैन विद नॉर्मल स्किल सेट, तो दैट रेंज कैन स्टार्ट विद 40-45,000 50,000 ऑल्सो। फिर इसमें लाइक सपोज जो अच्छे लेवल पे जो लोग हैं, तो अब इनके और भी बंदे होते हैं, लाइक स्क्वाड भी होता है पूरा, सारी कार चीज़, ग्रेड कार वगैरह। ग्रेड, हाँ। हाँ, तो फिर इसमें फिर इक्विपमेंट्स वगैरह जब इन्वॉल्व होता है, तो वो उन्हीं की तरफ से पे होता है या लाइक नहीं नहीं, उस देखो जो भी इक्विपमेंट, लेट्स से हाँ, कि क्लाइंट है, हाँ, उसका मैंने देखा कि भाई उसको कारकेड वाला भी इशू है, हाँ, बिकॉज ही नीड अ कारकेड उस टाइप से, हाँ, तो हम उसको सोल्यूशंस देंगे। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट को बियर करना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो वो है तो, और इक्विपमेंट को लेट्स से कारकेड वाला है, यूजली कारकेड की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बड़ा लाइक अंबानी वानी टाइप से, तो वो हाँ। है। लेकिन लोग के जैमर्स वगैरह लगे होते तो वो फिर ये जैमर्स लोग, के नहीं, जैमर्स के लिए तो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है आपको ना, तो यू कैन अच्छा, नॉट ऑपरेट यूज जैमर्स और वो सब। अच्छा, हाँ, हम्म, बाकी ये है कि कारकेड के लिए है कि यू कैन हैव वन पायलट व्हीकल आगे, ठीक है, बाकी मेन VIP पीछे। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर उसमें टीम ऑपरेट करती है ओके, उसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, लाइक कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो पहले वहाँ एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस वगैरह होता है। मतलब द थिंग इज दैट कि अगर हम ऐसा काम करें तो वील टेक केयर ऑफ एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ का वो करेंगे फिर वो, तो वो रहता है। मतलब ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट मनी, बट थिंग इज दैट कि वो क्लाइंट के ऊपर है कि उसके लिए मनी ज़्यादा जरूरी है या खुद की लाइफ ज़्यादा जरूरी है। मैंने इसलिए पूछा बिकॉज है ना, जैसे ऑफ कोर्स अभी आपने भी नाम लिया, मैं उन्हीं पे आ रहा था कि वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया मिस्टर मुकेश अंबानी, अब वो पूरा उनका एक पूरा चलता हाँ, है right, काफिला, जैसे राइट। नेट पे बहुत ट्रेंडिंग हाँ होता है। हाँ तो अब उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सुनने को मिलती हैं कि इस तरीके से सिक्योरिटी होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो अब एडवांस टीम जाती है, फिर जो ऑलरेडी टीम है वो फिर एक पीछे से मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो ये होता कैसे है, लाइक पूरा एक इन जनरल टर्म्स? क्या होता है ना, जब इस लेवल पर काम होता है ना, हाँ, तो इसके लिए बहुत सारी मैन पावर चाहिए होती है। ओके, हाँ, तो ऐसा नहीं कि भाई 4 लोग हैं सारा वो काम कर देंगे। जब इतना बड़ा कुछ चल रहा होता है तो एडवांस टीम होती है, आपके कारकेड की टीम अलग होती है, आपकी जो CPT की टीम है वो अलग होती है, CPT इज क्लोज प्रोटेक्शन टीम, क्लोज जो प्रोटेक्शन, हाँ, जो ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इमीडिएट उसके साथ रहती है, वो टीम अलग रहती है। और इसके लिए, इसके अलावा फिर आपको रीइंफोर्समेंट या बैकअप के लिए अलग रखना पड़ता है। ओके, फिर इक्विपमेंट का भी अलग चैलेंजेस रहते हैं, वो आपको देखना पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी, फिर उसके बाद आपको जो मूवमेंट वगैरह हो रहा है तो सिविल पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। तो यू कैन नॉट जस्ट गो और आप निकल गए, ऐसे नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा आदमी कोई मूव कर रहा है और इतने उसके बंदोबस्त के साथ निकल रहा है, तो यू नीड सम अरेंजमेंट फ्रॉम एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट ऑल्सो, ओके, तो वो रहता है। लेट्स से कि मैं नॉर्मल कोई मिनिस्टर की बात करूं तो उसमें वही है कि लेट्स से मतलब कोई जयपुर का मिनिस्टर है, तो यहाँ तो चलो ठीक है, वो मिनिस्टर है, यहाँ पर सब चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाएंगी, हिल कॉल उस टाइप से, तो वहाँ टीम को मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट वही मिनिस्टर जयपुर से निकल के लेट्स से भोपाल जा रहे हैं, तो वहाँ फर्स्ट पहले वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। चलो मिनिस्टर है तो चीज़ें हो जाएंगी, पर वहाँ स्टिल वहाँ टीम जाएगी, कोऑर्डिनेशन करेगी। जो वेन्यू है या कोई इवेंट जब होना है वहाँ उस वेन्यू पे जाके कोऑर्डिनेशन करेगी, कैसे कैसे वेन्यू होगा, कौन कौन कैसे कैसे आएगा, कितने लोग होंगे, VIP कहाँ से आएगा, कहाँ रुकेगा, क्या खाएगा, वो मतलब बहुत डिटेल्स में जाके होता है वो सारी चीज़ें। तो मतलब पॉइंट इज दैट कि जो ये काम है इट्स नॉट दिखता बहुत ऊपर से वो है ग्लैमरस, बहुत मज़ा आइए, चश्मा वो सब, और थिंक इज दैट जब ये काम होता है तो यू हैव टू गो इन डिटेल्स एंड इन डीप। बिकॉज थिंक इज दैट कि आपके जो VIP उसकी जान का सवाल है, राइट? और जान का ऐसा नहीं कोई गोली मार देगा। थिंक इज दैट कि किसी ने थप्पड़ मार दी, चप्पल मार दी, इंक फेंक दी, इंसिडेंट होते हैं, राइट? होते रहते हैं, हाँ। तो इनसे बचाने के लिए एटलीस्ट आपको यू हैव टू टेक ड्यू प्रिकॉशंस। तो वो फिर उसके लिए पर आपको पूरा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। और ये ऐसे नहीं कि प्रिकॉशंस कि आप पहुंच जाओगे तब हो जाएंगे, नो, उसके लिए पहले 1-2 दिन पहले आपको चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है। सर एक चीज़ ये मतलब मेरे को पर्सनली पूछनी थी, लाइक
जैसे ये मैंने एक बेसिक नोटिस करी है चीज़ कि जब भी कोई हम लोग फेमस पर्सनालिटीज़ और फिगर्स देखते हैं ना, तो जो एक जनरल बंदे उनके पीछे दिखते हैं वो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज्ड मिलते हैं हमको। चेंज कैसे? मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर फोर्स का बंदा है जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं वीवीआईपी को, फिर कुछ टाइम बाद में कोई और उनकी जगह दिखेगा, फिर वो तो फोर्स का बंदा? हाँ ओके ओके। हाँ, मतलब मतलब सीपीटी की बात कर रहे हैं जो हाँ, क्लोज प्रोटेक्शन, हाँ, बिल्कुल हाँ। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए करा जाता है कि शायद ट्रस्ट जो होता है आपको एक बंदे पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना, आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हो, तो या क्या पर्सपेक्टिव होता है इसके पीछे का? चलो मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता ठीक है हूँ, सर। ठीक है। तो क्या होता है कि वीआईपीज होते हैं, राइट। ठीक है। अब मैं हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ, अब ये थोड़ी कि मैं साल भर या महीने भर करता रहूँगा। हाँ। आई नीड रेस्ट, राइट। ठीक है ना। आई नीड वेकेशन ऑल्सो, मुझे छुट्टी भी चाहिए, या मेरी कोई ट्रेनिंग आ गई, कोर्स आ गया, मुझे वो भी जाना है, तो उसके लिए फिर रोटेशन होता रहता है। ओके। हाँ, बट ये चीज़ प्राइवेट उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ। वहाँ पर क्या है कि लिमिटेड, लेट से कि यू आर माई क्लाइंट, तो आपको 4 PSOs की रिक्वायरमेंट है लेट से, तो 2 दिन में, 3 दिन में या एक रात को, उस टाइप से, तो उसी में रोटेशन होता रहता है, बिकॉज आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। और गवर्नमेंट में है तो वहाँ तो क्या रिसोर्सेज की कोई वो कमी नहीं है, राइट। वहाँ तो बोलेंगे मुझे भाई 2 टीम चाहिए, 2 टीम आएंगी, बिकॉज दे आर द बॉस, राइट। तो उस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपको लगता होगा कि उस दिन ये आदमी था, उस दिन ये था, तो उस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज कि वहाँ पर रोटेशन करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। सर फेवरेट ड्रीम लोकेशन आपकी घूमने की, हॉलीडेज की? या मेरी तो सारी हैं, सारी, सब जगह जाना है। अभी तो खैर मैं इंडिया को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा सा रह गया है, नॉर्थ ईस्ट, और मुझे लेह जाना है। ले तो लेह के लिए इस साल मैं प्लान कर रहा हूँ। ले का तो सिर्फ वेदर आने वाला है। हाँ बस, तो इस साल मैं प्लान कर रहा हूँ तो लेह के लिए। बाकी वर्ल्ड का तो ऐसा है कि आई थिंक मुझे लगता है कि काम के साथ साथ मैं घूमता रहूँगा। हाँ, तो ये है, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद ट्रैवलिंग, तो आई लव ट्रैवलिंग, चाहे सोलो हो या फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो, नॉट एन इशू। सर आपके लिए लव क्या है, मतलब एक एज अ पर्सन? ओके, फॉर मी लव इज़ केयर एंड रिस्पेक्ट। राइट। हाँ, केयर एंड रिस्पेक्ट। पेरेंट्स में से सबसे ज़्यादा क्लोज बॉन्ड किसके साथ में? या लड़के लोगों की तो मदर ही होती है। मदर होती है, of हाँ, course। बाकी पेरेंट्स आपके फौजी वाले हों तो वैसे ही, फिर फादर तो फिर वैसे हाँ, ही। थोड़ा सा। मैं तो मतलब अब तो फिर भी अपने फादर से थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं, जब से सर्विस में आया हूँ मैं। अदरवाइज पहले तो पापा से हम बात ही नहीं करते थे। मतलब बात ऐसे नहीं कि मेरी लड़ाई होगी उनसे, बात ऐसी कि बस डर लगता था बात करने में। आँख हो गई सर, बस इशारा बस बहुत बस। ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम भाई बैठे हुए हैं, पापा ड्यूटी से आ गए, पहले हम कुछ भी कर रहे हैं तो सब छोड़ छाड़ के सब चुपचाप कहीं और चले जाएंगे। तो फादर का तो उस टाइम ऐसा था, बट अब थोड़ा चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, बट स्टिल मतलब पापा से मैं नॉर्मल काम की बात, हाँ ये कैसा है, तबीयत ठीक है, बस ज़्यादा बात करते भी नहीं, और पापा भी चुप ही रहते हैं। ये सर अभी जो ये जेनजीज है, ये तो सर फिर भी बहुत ज़्यादा कूल हाँ। पेरेंट्स हो गए। बट शायद हमारे टाइम पे, आपके मेरे, जब अगर फादर पापा वगैरह रूम में भी बैठे तो एंट्री ऐसा होता था, एंटर करना ही नहीं है। वो आउट ऑफ बाउंड है। हाँ। आउट ऑफ बाउंड है, वो ऐसी था। मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम बाहर से खेल कर आ रहे हैं, हमें पता है कि पापा अंदर हैं घर में, तो हम चुपचाप अंदर जाएंगे, और पापा नहीं है तो हम हल्ला करते हुए अंदर जाएंगे, हल्ला कर दो, तो इतना फ़र्क पड़ता है, तो वो है। और हाँ, जो आपने पूछा ना लव की डेफिनेशन में, इसमें थोड़ा सा वो भी है कि केयर एंड रिस्पेक्ट तो है ही है। जो आजकल की जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है कि पीपल स्टार्ट काउंटिंग कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैं ही क्यों करूँ सब कुछ, तो वो इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना, कि किसी चीज़ में आप ज़्यादा करते हो, किसी में वो ज़्यादा करते हैं। तो आप अगर काउंटिंग शुरू कर दी ना रिलेशनशिप में कि भाई मैंने तेरे लिए इतना किया, ये किया, तो फिर आप ये सोच लो कि यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ये हिसाब किताब की बातें ना हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। शुड बी देयर कि हाँ ठीक है यार, इसने ये हो सकता है ना, आप कुछ चीज़ में आप अच्छे हो, बिल्कुल सर, आप बहुत कुछ चीज़ आप अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कुछ मैं अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, उस तरीके से चलता है। बट आई हैव सीन, जैसे आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन माई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में, तो इस तरह के इश्यूज होने लग गए।
रीज़न ये भी नहीं कि डाइवोर्स वगैरह भी काफ़ी बढ़ रहे हैं लोग बहुत, हाँ, वो थोड़ा वो भी इशू है ही। तो वो है कि अब थिंग इज दैट कि जिसको रखना है कि हाँ यार मुझे रिलेशन अच्छा रखना है तो वो रखेगा, जिसको ये है कि हाँ भाई मैं क्यों झुकूँ, एक वो एक फ्यूटाइल सी ईगो वाला इशू आ जाता है ना कि मैं ही क्यों या मैं ही करूँ क्या सब, तो वो जब ईगो आ जाएगी ना तो रिलेशनशिप डोंट वर्क ऑन ईगो, ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड केयर। तो ये है कि किस दिन आप ज़्यादा करोगे, किस दिन वो भी ज़्यादा करेगा। सर हमारी ये जो ऑडियंस है ये आज का जो यूथ है ना, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गया है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके। सो एक सोल्जर अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस के साथ में गुजरता है जहाँ पे उसको बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, और जहाँ पे हम बात करें हमारी ऑडियंस की तो वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन का आई थिंक 1% 2% भी नहीं झेलती है। सो आज आप एक परफेक्ट पर्सन हो जो कि मैं चाहूँगा कि आप उनको एक ऐसी सीख दें, ऐसी चीज़ बताएं, एक मोटिवेशन बताएं उनको, करें कि किस तरीके से दे शुड आइडली दिस जनरेशन शुड कम अप विद द थिंग्स। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे कोई भी है, चाहे कोई फौजी है, कोई जैन जी है, कोई भी जनरेशन, कलेश सबकी ज़िंदगी में, राइट, ठीक है। थिंग इज दैट कि अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं है और आपको डिसेंट फैमिली मिली हुई है जो आपको पढ़ाई वढ़ाई करा रही है, आप पढ़ पा रहे हो, इस काबिल हो, तो मीन्स आप सोचो कि आप करोड़ों लोगों से आप आगे हो, राइट। तो यू शुड बी थैंकफुल एंड यू शुड चेरिश दिस। लोगों को लगता है कि मेरे पापा ने मुझे वहाँ नहीं भेजा या वो नहीं किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, प्लीज़ यार दिस इज़ बुलशिट। यू आर लिविंग दैट लाइफ जो किसी आदमी का ड्रीम भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि बेसिक आप हेल्दी हैं और आप डिसेंट पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मीन्स ऑलरेडी यू आर करोड़ों लोगों से आप आगे हो, आपके पास इतना एडवांटेज है ऑलरेडी, तो किस बात का डिप्रेशन यार। और ये लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस सैडनेस, वो ये कर्व है, राइट। वो लीनियर कर्व नहीं है कि भाई हैप्पी हो गया तो एक बार हैप्पी चलता रहेगा, इस लाइक वो वेव वाला कर्व है, अप डाउन चलेगा। पर आप ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी चीज़ को एस्पायर कर रहे हो अचीव करने के लिए, तो आपका कर्व ऐसे ऐसे होगा, पर वो ऐसे ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे जाएगा। मतलब जो आपका लो है ना, वो पिछले वाले हाई के बराबर के करीब आ जाएगा। तो वो आप चीज़, मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड और जिसमें आप बिलीव करते हैं। तो डिप्रेस करके ना आप क्या कर रहे हो कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, मेरी तरफ से ये है। थिंग इज दैट यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, मेंटल रिसोर्सेज, योर फिजिकल एनर्जी बाय गेटिंग इनटू डिप्रेशन कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। थिंग इज दैट कि यार बुरा सबके साथ हो रहा है। मैं फ़ौज में गया, मैंने ट्रेनिंग्स की या जो भी कुछ किया, मैंने जो भी सेक्रीफाइसेस किए, तो यार ठीक है यार, दिस इज़ लाइफ, ये मेरा काम था, मैंने किया। तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप करो। देखो, फेलियर सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और 100 लोग दौड़ने चले हैं तो फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, एक लास्ट भी आएगा, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करो। किसी रेस में तो आप पास हो गए, बात सिंपल सी। अब मैं वही सोचूं कि यार कि मैंने 300 ऑपरेशन कर लिए, मेरा एनकाउंटर 5-6 में, क्या ज़िंदगी जी के आया मैं, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे साथ ऐसे अफसर हैं जो एनकाउंटर ही नहीं कर पाए। बट थिंक इज दैट कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स ऑल्सो अबाउट फेलियर से आप क्या लेके जा रहे हो, एक्सपीरियंस क्या लेके जा रहे हो, राइट। हो सकता है आप एक चीज़ देखोगे कि जो आई टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, कि जो अच्छे कोच होते हैं वो अच्छे प्लेयर नहीं होते। मतलब कोई इंटरनेशनल वो नहीं होते खिलाड़ी की भाई बहुत बड़ा अचीव। अच्छे कोच वही होते हैं जो ज़्यादा अच्छी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा पाते, वो अच्छे कोच बनते हैं। तो आपको रेस में फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस इकट्ठे करो, यू कैन बिकम अ कोच। कोच की भी उतनी रिस्पेक्ट है, राइट, और कोच की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं प्लेयर्स। मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद मुझे मिल जाएं, बेसिक से मुझे रैंक में जूनियर हैं, पर आज भी मेरे मुंह से उस्ताद जी ही निकलेगा उनके लिए। बिल्कुल। मैं क्या कहते हैं, मेरी यूनिट में मेरे उस्ताद बेसिक ट्रेनिंग के उस्ताद ही पोस्ट हो गए थे मेरी कंपनी में। तो वो जैसे ही रूम में, मुझे नहीं पता था, मैं कंपनी कमांडर कर रहा था, रूम में मैं तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। मैं उस्ताद जी आप, कि हाँ साहब मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं इसमें आया हूँ आपकी कंपनी में। मैं उस्ताद बैठो कुर्सी पर, कह रहे नहीं साहब ठीक नहीं है,
मेरे रैंक फिर माहौल ख़राब होगा। तो थिंग इज दैट कि आप देख रहे हो ना कि किस लेवल होता है सर, होता है, हाँ, बिल्कुल। तो यार परेशान हो, हम्म, पर परेशान इतना हो कि उससे आप सीख के आप आगे बढ़ो। पॉइंट इज दैट जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना कि आप कमांडो हो या स्पेशल फोर्सेस में तो आपको डरने की जरूरत नहीं। नो, डर जरूरी है। डरोगे नहीं तो फिर यार आप चुदियापे में मारे जाओगे आप। ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं हो, कमांडो निकल गया आप, ऐसे गोली आपको लगेगी लगेगी। डर जरूरी, पर डर इतना जरूरी है ताकि आपकी लाइफ बचे, जो हमारे उसमें। तो परेशान उतना ही होना है ताकि आप उससे सीख के आगे बढ़ सको। आप डिप्रेशन में चले जाओगे और ये स्ट्रेस में हो तो यार दिस इज़ नॉट लाइफ। थिंग इज़ दैट कि थोड़ा चीज़ों को टाइम दो, डोंट रिएक्ट इमीजिएटली। वही है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि गुस्से में गुस्सा आ जाए तो कुछ कमिट या किसी को बुरा मत कहो। 10 सेकंड रुक जाओ आप। आई एम नॉट सेइंग कि कल जवाब देना, 10 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड काउंटिंग करो, हो सकता है देखना आपका जवाब चेंज हो जाएगा, टोन चेंज हो जाएगी आपकी। सो वो है कि हार्डशिप सबके, डोंट कंपेयर। मैं अपने आप कंपेयर करने लगूँ अंबानी से, तो यार दिस इज नॉट द राइट कंपैरिजन, राइट। कंपेयर करना नीचे से कंपेयर करो ना आप। कि बिल्कुल। जो लोग क्या कहते हैं, जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता ढंग से, जो सड़कों पर बैठे रहते हैं। पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू गेट मोटिवेटेड। चाहे कैसे मोटिवेट हो आप। वो कहते हैं सर फैमिली में कि अगर आपको देखना है तो आप ये देखो कि कितने करोड़ों से जो है ना आप बेहतर हो, राइट। बट कुछ चंद हजारों लोगों से या कुछ चंद लोगों से ही आप नीचे हो। बिल्कुल। तो आप अगर वो नहीं देख रहे कि इतने करोड़ों लोगों से आप ऊपर हो, बट आप सिर्फ ये देख रहे हो कि इतने लोगों मेरे से ऊपर है। वेरी ट्रू। और इसमें द पॉइंट इज दैट ना कि अगर मुझे मोटिवेट होना है ना तो मैं किसी भी चीज़ में मोटिवेशन देख लूँगा। एग्जैक्टली। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं होना तो मैं साला हर चीज़ में कमियां निकालूंगा। बिल्कुल। अगर मुझे खाना नहीं खाना है तो मैं कह दूँगा देखो सब्जी गलत काट रखी है आपने, इसमें ना, मुझे तो ऑयल इसमें देखो कितना ऑयल है। अब मैं जब भूखा हूँगा ना, मुझे खाना खाना है, डू यू रियली थिंक सो कि मैं ऐसे चीज़ें बोलूँगा? तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि यार मुझे हाँ कुछ करना है तो यार मैं आई लुक फॉर सोल्यूशन। अगर मुझे नहीं करना ना तो आई लुक फॉर एक्सक्यूजेस, दैट्स इट। बस बात खत्म। बिल्कुल। मतलब 100 बात की एक बात, मुझे करना था आई गो फॉर इट, और नहीं करना तो मैं कमियां निकाल के बस अपना टाइम काटूंगा। बस ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो सॉरी। नहीं सर, ये तो अच्छा ज्ञान है। चलो एटलीस्ट वो रील से तो बेटर ज्ञान है। चलो, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू।